हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आरवीटी की स्टडी कर रहे हैं और इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में 2021-22 का एक एग्जाम पेपर सॉल्व किया था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करके आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लें। उसमें हमने रेलवे, ब्रिज और टनल के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि 21-22 के पेपर में पूछे गए थे। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 2020-21 वाला जो पेपर था, मतलब 21-20 वाला जो पेपर था आपका, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस रेलवे, ब्रिज और टनल में जो आपका रेलवे वाला पार्ट है बेटा, ये 70% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ब्रिज वाला पार्ट 20% रहता है और टनल वाला पार्ट केवल 10% रहता है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रेलवे से देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर दो तो आपको पूरे पेपर सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि 2 ही पेपर अभी तक हुए हैं आरवीटी के। उससे पहले तो ये ट्रांसपोर्टेशन था। और 3 में मॉडल पेपर कराऊंगा जिसमें मैंने इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चंस रेलवे के भी रखे हैं, ब्रिज के भी और टनल के भी। इन 5 पेपर्स को आप पूरा देख के जाइएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर आप इन पेपर्स को देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम बचता भी है, तो अगर आप किताब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो हो सके तो रेलवे के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर भी आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। बाकी यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे तो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम 2020-21 वाला जो एग्जाम पेपर है रेलवे, ब्रिज और टनल का, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, बट हम तीनों ही पार्ट सॉल्व करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने तैयार हो जाए, एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, मैंने कहा था ना रिपीट करके पूछता है। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको 2022 वाले पेपर का कराया था? नहीं कराया था। भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज के प्रकार लिखें एवं उनकी चौड़ाई दिखाते हुए चित्र खींचो। मैंने कराया था पिछले पेपर में। ये बताइए गेज क्या होता है? पहले तो ये बता दीजिए मुझे कि गेज होता क्या है, किसे कहते हैं बच्चे गेज? सब बच्चे जानते हैं? बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, आपको पता है चीजें, सभी चीजें पता है। गेज मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मैं पूरा ही आपको फॉर्मेशन डायग्राम समझा दे रहा हूं। नीचे ये आपका जमीन हो गया ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर आपने पहले इम्बैकमेंट कर लिया, भराव कर लिया, मतलब मिट्टी वगैरह भर दी इसमें, ठीक है। तो यहाँ भराव करते हैं एक स्लोप के रूप में इस तरह से। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फॉर्मेशन लेवल। पहले हमारा ये ग्राउंड लेवल है, इसके बाद हमने यहाँ पर भराव कर लिया तो हमें मिल गया फॉर्मेशन लेवल यहाँ तक। अब फॉर्मेशन लेवल मिलने के बाद हम यहाँ पर बेलास्ट भर देते हैं, जिसे गिट्टी कहते हैं। फिर हमने एक स्लोप लिया 1:20 का ही, और यहां तक हमने क्या कर दिया, इसमें गिट्टी भर दी, जिसे हम लोग बेलास्ट कहते हैं। बेलास्ट, ये समझ आ रहा है। पत्थरों के ऊपर हम स्लीपर बिछाते हैं। आप सबने देखा होगा रेलवे ट्रैक, पत्थरों के ऊपर स्लीपर बिछे होते हैं। तो स्लीपर भी हमने यहां पर समझ लिया। अब स्लीपर के ऊपर हमारी ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेल की पटरी जो होती है, जिन्हें हम रेल कहते हैं, वो यहां पर हमारी लगी हुई है। रेल की पटरी ऐसे ऐसे होती है पूरी, ये ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी रेल्स हैं, ये वाली पटरी जो है ये। अब इन रेल्स के इनर टू इनर डिस्टेंस जो है, अंदर से अंदर तक की दूरी, यानी यहां से अंदर वाला सिरा है और इस वाली रेल का भी अंदर वाला सिरा है, तो यहां से यहां तक ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, इसी को तो हम लोग गेज कहते हैं। तो गेज क्या होता है? 2 समांतर पटरियों के अंदर से अंदर तक की जो सीधी दूरी होती है उसको हम गेज कहते हैं। इतना सबको पता है, गेज क्लियर हो गया। अगर मैं गेज के टाइप्स की बात करूं बच्चे, इसके प्रकार की बात करूं, गेज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। मैंने 4 क्यों बताए थे? क्योंकि मैं जेई को पढ़ाता हूं और जेई में लाइट गेज के बारे में भी पूछा जाता है। बाकी आपके डिप्लोमा में सिर्फ 3 गेज दिए हैं और ये 3 गेज ही इंडियन रेलवे में यूज भी होते हैं। तो आप लोग 3 ही याद रखिएगा, बाकी चौथा मैं आपको बता दूंगा एडवांस में, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा में। तो भारत में इस समय 3 गेज प्रचलित हैं। वो 3 गेज कौन कौन से हैं बच्चे? तो 3 गेज के नाम बताइएगा। मैं बिल्कुल छोटे से शुरू करता हूं, मैं चारों ही आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको बताया था मैंने लाइट गेज। लाइट गेज के बारे में बताया था। लाइट गेज मतलब सबसे ज्यादा हल्का, सबसे ज्यादा छोटा। इसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 610 mm। अगर किसी बच्चे को याद हो तो, अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था 610 mm की होती है ये।
इसके बाद दूसरा मैंने बताया था आपको नैरो गेज। नैरो गेज की लंबाई मैंने 762 mm बताई थी ना। अगर मीटर में लिखनी है तो 0.76 मीटर कह दीजिएगा। इसके बाद तीसरा मैंने आपको मीटर गेज बताया था, मीटर गेज। अब इसका नाम ही मीटर गेज है, तो मीटर मतलब 1 मीटर, ये 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब हो गया 1000 mm, 1000 mm का होता है ये, ठीक है। इसके बाद चौथा आपको बताया था ब्रॉड गेज, बताया था ना बेटा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज सबसे बड़ा होता है, इसकी लंबाई 1.676 मीटर का होता है, जिसे हम 1676 mm भी कह देते हैं। समझ आ रहा है सभी को? तो ये 4 तरह के गेज थे, जिनमें से लाइट गेज नहीं दिया है आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, तो आप 3 याद रख सकते हैं ये वाले, ठीक है। ब्रॉड गेज जो होता है ये सबसे बड़ा है बेटा, बड़ा है तो इसको बड़ी लाइन भी कहते हैं। तो पहले टाइप का लिखा है बड़ी गेज, या इसे हम मानक गेज भी कहते हैं, ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज। बड़ी गेज या मानक गेज 1.676 मीटर की होती है, यानी 5 फुट 6 इंच, इसको बड़ी लाइन भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? या मैं आपको दिखा देता हूं, चारों एक पास देख लीजिए आप लोग इधर बेटा चारों को एक पास देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने ये चारों टाइप के गेज। सबसे छोटा आपका लाइट गेज है, दूसरा नैरो गेज, फिर मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज। डायमेंशन जरूर याद कर लेना इनकी, कितना कितना होता है। और डायग्राम जब आप बनाए ना, तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा पेपर में, चूंकि कहा है कि क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम सेम ही रहेगा, मगर लाइट गेज कम चौड़ा है, नैरो गेज इससे ज्यादा चौड़ा, मीटर गेज और चौड़ा, और ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा चौड़ा, ठीक है। 610 mm, 762 mm, 1000 mm और ये 1676 mm। याद हो जाएगा बेटा सभी को? ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो एक तो हमने आपको ये ब्रॉड गेज समझा ही दिया, ब्रॉड गेज को हम बड़ी लाइन भी कहते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर गेज। मीटर गेज 1 मीटर का होता है, यानी इसको हम 1000 mm का भी कह सकते हैं, और ये छोटी लाइन कहलाता है, ठीक है। नैरो गेज है, नैरो गेज को पतली लाइन कहते हैं। नैरो गेज की डायमेंशन सभी को पता चल गई, 0.762 मीटर का, इसको पतली लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप ही हैं। अब आप चाहें तो लाइट गेज को भी लिख सकते हैं इसमें, नहीं तो ये 3 तो जरूर लिखने हैं आपको। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी दे रखा है। थ्योरी पार्ट में क्या दिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी गेज, जो आपकी ब्रॉड गेज है, इसको मानक रेलवे के रूप में चयनित किया था, इसी को स्टैंडर्ड गेज माना था। इस समय भारत में 75% से अधिक बड़ी लाइनें हैं, यानी ब्रॉड गेज ही 75% से ज्यादा है इंडिया के अंदर, और 20% जो है वो छोटी लाइनें हैं। छोटी लाइन मतलब मीटर गेज, ठीक है, और 5% जो है वो पतली लाइनें हैं, नैरो गेज हैं। तो 75% ब्रॉड गेज, 20% मीटर गेज और केवल 5% नैरो गेज है। इंडिया में लाइट गेज यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यातायात की सुगमता के लिए अब छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी ब्रॉड गेज ही बनाई जा रही है ज्यादातर लाइनें। ये बताइए क्लियर हो गया सभी को गेज और गेज के टाइप के बारे में बच्चे? इस तरह का डायग्राम बना देना आप केवल इतना भी बना देंगे ना, 2 आई सेक्शन इस तरह से। अगर आप भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं बना पा रहे, तो 2 आई सेक्शन बना दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। एक रेल की पटरी ये हो गई, दूसरी रेल की पटरी ये हो गई, इस तरह से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नंबर आसानी से मिल सके एग्जाम में। डायग्राम जिसमें कह दिया जरूर बनाना, चाहे जैसा बने आपसे। तो उसमें नैरो गेज में इस चौड़ाई को कम दिखाना, इसके जस्ट नीचे जब आप मीटर गेज बनाएंगे थोड़ा ज्यादा चौड़ा, ब्रॉड गेज और चौड़ा। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले का बी। रेल जोड़ से क्या तात्पर्य है? सचित्र उल्लेख करें, यानी डायग्राम बनाना है आपको रेल जोड़ के। सबसे पहले तो रेल जोड़ होता क्या है ये समझ लीजिए, फिर रेल जोड़ कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल थ्योरी है इसकी, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक बार लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन खुद लिख देंगे, आपसे स्किप नहीं होगा, ठीक है। अब रेल जोड़ की बात करते हैं। आप एक बात बताएं मुझे, रेल जोड़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आपकी पटरी ये है, मतलब ये रेल की पटरी है, ठीक है।
तो क्या आप रेल की पटरी, चूंकि जो रेल की पटरी होती है आप देखते हैं बहुत लंबी लंबी है, लेकिन क्या वो एक ही रेल की पटरी इतनी लंबी बिछी हुई है? जैसे हमें 20 किलोमीटर 30 100 किलोमीटर तक जाना है, तो क्या पूरे 100 किलोमीटर की एक ही लंबी लंबी पटरी होगी? नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत अधिक लंबाई में केवल एक पटरी को बनाएंगे तो उसको बनाने में बहुत कठिनाई आएगी, उसको रोल्ड करने में समस्या आएगी। इसीलिए क्या करते हैं, लगभग 12 से 13 मीटर लंबी एक रेल की पटरी बनाई जाती है। जो रेल होती है अपनी 12-13 मीटर लंबी होती है। ऐसे ही हम अनेक रेल्स को सिरे से सिरा जोड़ करके और लंबाई में ले जाते हैं, चाहे जितनी लंबी। जैसे एक रेल ये हो गई, लगभग ये मान लो आपने 12.8 मीटर की है। एक दूसरी रेल लेंगे हम, एक और दूसरी रेल हमने ये ले ली, ठीक है, ये वाली दूसरी रेल ले ली, और ये कितनी है, ये भी आपकी 12.8 मीटर की है। अब इन दोनों रेल को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों रेल को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसको ही हम कहेंगे रेल जोड़। समझ पा रहे हैं, ये रेल जोड़ है। तो इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे आप, अत्यधिक लंबी रेलें, यानी बहुत अधिक लंबाई की जो रेलें होती हैं उनको रोल्ड करने में समस्या आती है। रोल्ड करना मतलब बनाना, उन्हें बेलने में पर्याप्त कठिनाई पड़ती है, तथा इनका परिवहन एवं स्थापन भी मुश्किल पड़ता है। अगर बहुत लंबी रेल बना देंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट करके कैसे ले जाएंगे बिछाने के लिए, बहुत समस्याएं आएंगी, ठीक है। अतः रेल पथ की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए रेलों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। सिरे से सिरा मिलाकर के हम इनको जोड़ देते हैं आपस में। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम बंधकों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में फास्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फास्टनर, फास्टनर, ठीक है, फास्टनर या फास्टनिंग भी बोल सकते हैं, फास्टनिंग कह सकते हैं, फास्टनिंग, फास्टनिंग करते हैं। और फास्टनिंग आपको हमने बताया था, फास्टनिंग भी करते हैं एंड वेल्डिंग भी कर लेते हैं। बाकी फास्टनिंग वेल्डिंग दोनों ही प्रोसेस किए जाते हैं। इसी के आधार पर हम इसके टाइप भी बताएंगे। तो फास्टनिंग एंड वेल्डिंग कर देते हैं, या तो आप इन दोनों सिरों पर वेल्डिंग कर दीजिए। दूसरा तरीका है फास्टनिंग। फास्टनिंग कैसे करते हैं, तो फास्टनिंग करना आपको मैंने बताया था, एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं फास्टनिंग के लिए। ये देखिए, एक रेल की पटरी ये वाली है, ये वाली एक पटरी, ठीक है, दिख रही है सभी को। एक पटरी ये होगी बच्चे, और दूसरी पटरी ये है, ये वाली। इनको सिरे से सिरा मिला दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपने यहाँ पर फिश प्लेट लगा दी, और फिश प्लेट के साथ इन दोनों रेल को जोड़ दिया फिश बोल्ट की मदद से। समझ पा रहे हैं? तो जब फिश प्लेट और फिश बोल्ट लगा के सिरे से सिरे पर दोनों पटरियों को जोड़ा जाता है, तो इसी को हम लोग फास्टनिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको फास्टनिंग कहते हैं। ये हमने फास्टनिंग कर दी। इसके अलावा हम यहाँ पर वेल्डिंग करके भी जोड़ सकते थे। ये रेल जोड़ की बात चल रही है। मुझे ये बताइए, इतना सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, जोड़ा जाता है। रेलों को जोड़ने के लिए हम बंधकों, बंधकों मतलब फास्टनिंग, जैसे फिश प्लेट और फिश बोल्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। रेल पथ का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है ना, यही होता है जहां पर आपने फिश प्लेट और फिश बोल्ट लगा करके इनको जोड़ा है ना, यही सबसे कमजोर हिस्सा होता है बेटा। कमजोर हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि जॉइंट वाला हिस्सा कमजोर माना जाता है, ठीक है। इस जॉइंट पर यहाँ पर ये जुड़ा है ना, इस जॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होती है केवल 50% होती है। तो रेल पथ का सबसे कमजोर भाग इसका जोड़ होते हैं। जोड़ पर ट्रैक की सामर्थ्य कितनी होती है? 50% ही होती है। इसलिए आवश्यक है कि जोड़ को बड़ी सावधानी से लगाया जाए। बहुत सावधानी से इस जोड़ को लगाया जाता है। तो रेलवे जॉइंट क्या होते हैं ये तो सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। रेल जोड़ क्या है इसकी थ्योरी आप सबको क्लियर है ना? क्योंकि बहुत लंबाई में हम रेल नहीं बना सकते, इसलिए 12.8 मीटर स्टैंडर्ड लंबाई रखी जाती है रेल की, और उन सबको सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। इसी को रेल जोड़ कहते हैं। रेल जोड़ के लिए हमें बंधकों की आवश्यकता होती है, जैसे फिश प्लेट और फिश बोल्ट, इनकी सहायता से हम इनको जोड़ देते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग करके भी हम जोड़ सकते हैं। जॉइंट वाला जो भाग होता है वो कमजोर माना जाता है। इस पर रेल की जो स्ट्रेंथ होती है, ट्रैक की पूरे की स्ट्रेंथ केवल 50% ही होती है। इसलिए जोड़ को बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। ये थ्योरी थी। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके टाइप अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोकेशन के आधार पर बात करेंगे। लोकेशन के आधार पर जो जॉइंट होते हैं, रेल जॉइंट, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, दो पटरी है अपने पास, एक पटरी सपोज इधर है, एक बेटा रेल की पटरी आपकी होगी रेल लाइन, और दूसरी इधर है,
क्योंकि एक पहिया इधर जाएगा, दूसरा पहिया इधर चलेगा, दूसरा ये है, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम दोनों पटरियों में जो जोड़ लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेल्स हैं, ये रेल की पूरी एक पटरी जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो जब यहाँ पर जॉइंट जो आप लगाएंगे, ये वाले जॉइंट, अगर ये जॉइंट आपके आमने सामने पड़ते हैं, बिल्कुल आमने सामने, तो इनको स्क्वायर या इवन रेल जॉइंट कहते हैं। एक प्रकार ये हो गया स्थिति के आधार पर, अगर ये जॉइंट बिल्कुल आमने सामने पड़ते हैं तो। वहीं अगर ये जॉइंट आमने सामने ना पड़ के, ये जो जॉइंट है बच्चे, ये जो जॉइंट है आपके, ये जॉइंट अगर आमने सामने ना पड़ के कहां पर हो बेटा, आगे पीछे हो। आगे पीछे से मतलब क्या, एक जॉइंट यहां था और दूसरा जॉइंट यहां पर है, ये आमने सामने नहीं है, तो इसको हम स्टैगर्ड या फिर ब्रोकन रेल जॉइंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो ये लोकेशन के आधार पर जॉइंट दो प्रकार के हो गए, एक हो गया स्क्वायर रेल जॉइंट, दूसरा हो गया स्टैगर्ड रेल जॉइंट। इतना समझ आया? दूसरा होता है सपोर्ट के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर बेटा? सपोर्ट के अनुसार। तो सपोर्ट के अनुसार भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक सपोर्टेड जॉइंट होता है, दूसरा सस्पेंडेड रेल जॉइंट होता है। एक सपोर्टेड रेल जॉइंट, दूसरा सस्पेंडेड रेल जॉइंट। क्लियर है? सपोर्टेड में क्या करेंगे, जहां पर जॉइंट लगाए ना उसके नीचे स्लीपर लगा देंगे, स्लीपर, तो वो हो जाएगा आपका सपोर्टेड रेल जॉइंट। और दूसरा सस्पेंडेड में क्या करेंगे, जहां पर जॉइंट है वो लटका रहेगा जॉइंट, उसके नीचे स्लीपर आप नहीं लगाएंगे, तो वो हो जाएगा सस्पेंडेड रेल जॉइंट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सपोर्ट के अनुसार। लोकेशन के अनुसार भी समझ गए, सपोर्ट के अनुसार भी समझ गए। तीसरा होता है आपका वेल्डिंग वाला जॉइंट, जिसमें वेल्ड कर देते हैं, तो इसको सॉलिड या वेल्डेड जॉइंट कहते हैं। तो ये मेनली आपके जॉइंट के टाइप्स हो गए। अब इन सभी टाइप्स को एक्सप्लेन कर लेंगे एक एक करके डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर वाले जॉइंट की। कौन सा जॉइंट? स्क्वायर। स्क्वायर को हम इवन भी कहते हैं, स्क्वायर या इवन रेल जॉइंट, ठीक है, स्क्वायर या इवन रेल जॉइंट। अब ये स्क्वायर वाला रेल जॉइंट मैंने अभी बताया था, आमने सामने। देखिए एक जॉइंट यहां पर है आपका, दूसरा जॉइंट यहां पर है, ये रेल है, ये वाली रेल है, ये रेल है, ये रेल है। तो यहाँ जॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये वाला जॉइंट इसके सामने है, ये वाला जॉइंट जो है ये इसके सामने है, ठीक है, ये जॉइंट इसके सामने है, ये जॉइंट इसके सामने है। तो जब आमने सामने जॉइंट आते हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर या इवन रेल जॉइंट। बहुत सिंपल थ्योरी है, याद हो गई। जोड़ में क्या लिखेंगे आप? जब दोनों समांतर रेलों के जोड़ ठीक आमने सामने पड़ते हो तो यह आमने सामने या सम रेल जोड़ कहलाते हैं। इनको कहते हैं स्क्वायर या इवन रेल जॉइंट, ठीक है। यद्यपि आमने सामने के कारण इन जोड़ों पर रेल के उखड़ने का भय रहता है, क्योंकि जब दोनों जॉइंट सामने हैं, जब ट्रेन इसके ऊपर से निकलेगी ना, तो आपने सुना भी होगा आवाज आती है, बहुत खट 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 की आवाज आती है ना, तो इसी कारण से आती है। वहां पर इवन रेल जॉइंट होते हैं आमने सामने। वहीं अगर आगे पीछे रेल जॉइंट होते तो एक रेल जॉइंट अगर ये फेल हो गया तो दूसरा आपका काम कर रहा है, तो उस समय फिर आसानी रहती, ठीक है। तो फिर भी इनको यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। यद्यपि आमने सामने के कारण इन रेल जोड़ों पर रेल के उखड़ने का भय अधिक होता है, फिर भी इन जोड़ों को लगाने तथा देखभाल में आसानी रहती है और स्लीपर भी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। तो याद हो जाएगा सभी को ये। दूसरा है स्टैगर्ड। दूसरा कौन सा है बेटा? बिखरे या फिर खंडित रेल जॉइंट, इसको स्टैगर्ड कहते हैं। स्टैगर्ड रेल जॉइंट। अब स्टैगर्ड रेल जॉइंट क्या होते हैं? स्टैगर्ड में क्या होगा बेटा? आगे पीछे होंगे। यहां देखिए एक जॉइंट यहाँ, तो क्या इसके सामने जॉइंट है? नहीं, इधर आ रहा है, इधर अलग है। यहां देखिए एक जॉइंट ये है, इसके सामने यहां था लेकिन यहां आ रहा है, तो यहां पर रेल जॉइंट सामने नहीं है, सामने नहीं है ना, स्टैगर्ड जॉइंट हो गए बेटा ये। जब रेल जॉइंट आमने सामने ना हो, तो ऐसे ये डायग्राम बनाने हैं आप सबको। ये डायग्राम विशेष रूप से बनाएंगे सभी बच्चे। यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, ये आगे पीछे हैं, इसलिए इनको स्टैगर्ड जॉइंट कहते हैं। बिखरे हुए जॉइंट है ये भी आपकी स्टैगर्ड जॉइंट है। क्लियर है सभी को? तो जब दोनों रेलों के जोड़ ठीक आमने सामने ना होकर कुछ आगे पीछे होते हैं तो यह बिखरे या खंडित रेल जोड़ कहलाते हैं। आसान थ्योरी है, ठीक है। यह जोड़ अधिकतर कर्व पर लगाए जाते हैं, जहां पर कर्व, यहाँ पर रेलवे ट्रैक आपका कर्व के रूप में हो ना, वहां पर लगाते हैं। जहां पर बाहरी रेल की लंबाई भीतरी रेल से अधिक होगी। बाहर वाली लंबाई ज्यादा होती है, भीतर की कम होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बाहर से देखिए फैला हुआ है, ये सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भीतरी रेल से अधिक होती है,
बिखरे जोड़ों को देखभाल कठिन पड़ती है। ठीक है, एक तो ये कर्व पर है, दूसरे आगे पीछे, इसलिए देखभाल इनकी कठिन होती है, परंतु इनके कुछ लाभ हैं। क्या लाभ हैं? जैसे सबसे पहला है गुरी के दोनों पहिए, बेटा यहां धुरी होगा, ठीक है, धुरी के दोनों पहिए एक साथ जोड़ पे नहीं आते, बिल्कुल। जब दोनों पहिए एक साथ नहीं आएंगे तो जो मैं बता रहा था स्क्वायर जॉइंट में जो खट खट की आवाज होती है वो इसमें नहीं होगी इतनी। ठीक है, अतः झटका कम लगता है, पहला फायदा इसका। समझ आ रहा है? दूसरा फायदा, कर्व पर अपकेंद्री बल के कारण पहिए की बाहर को जाने की चेष्टा रहती है, पहिया बाहर की ओर जाने की चेष्टा करता है, लेकिन इसके लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, सब जानते हैं। बिखरे जोड़ ट्रैक को अधिक स्थिर रखते हैं। ठीक है, ये दो लाभ हो गए इसके। आगे बात करते हैं, ये हो गए आपके किसके अनुसार? स्थिति के अनुसार, एक स्क्वायर दूसरा स्टैगर्ड। अब बात करेंगे सपोर्ट के अनुसार। तो सपोर्ट के अनुसार एक था आपका आलंबित रेल जॉइंट यानी सपोर्टेड। कौन सा बेटा? सपोर्टेड रेल जॉइंट। जो सपोर्टेड रेल जॉइंट होता है इसमें क्या होगा? जॉइंट के नीचे स्लीपर की सपोर्ट दे दी जाती है। ठीक है, सपोर्टेड रेल जॉइंट। इसमें देख रहे हैं आप, ये है आपका ऊपर एक पटरी, ये है दूसरी पटरी, ये है, और यहाँ पर जॉइंट है, जैसे यहाँ जॉइंट आ रहा है या फिर यहाँ पर जॉइंट आ रहा है, ये बीच में यहाँ पर वही है बेटा फिश प्लेट और फिश बोल्ट। ये फिश प्लेट और ये फिश बोल्ट है। ठीक है, जब यहाँ पर आपने क्या किया, ये स्लीपर लगे हुए हैं, ये वाले क्रॉस जो दिख रहा है स्लीपर है, ये भी स्लीपर है। तो यहाँ देखिए जॉइंट के नीचे स्लीपर लगा रखा है। जब जॉइंट के नीचे स्लीपर आ रहा है मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस जॉइंट को, तो इसको कहते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। अगला जो सस्पेंडेड आएगा ना उसमें ये नहीं लगा होगा। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सेम ही मिलेगा अगले वाले का भी। तो यह जोड़ चित्र में दिखाया गया है। इन डायग्राम की प्लीज 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 प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बहुत सिंपल डायग्राम है, इन्हीं से आप थ्योरी लिख पाएंगे याद करके। ठीक है, इस जोड़ के लटकते सिरे के ठीक नीचे आधार के रूप में एक अतिरिक्त स्लीपर लगाया जाता है। बता रहा था ना मैं, यहां पर बेस देने के लिए यहां पर एक एक्स्ट्रा स्लीपर लगाएंगे जॉइंट के नीचे। ठीक है, इसे जोड़ स्लीपर भी कहते हैं। जो सपोर्टेड रेल जॉइंट है इसको हम जोड़ स्लीपर भी कहते हैं। स्लीपर लगाने से जोड़ जो है प्रत्यास्थ नहीं रहता, ये इलास्टिक नहीं रहता फिर। ठीक है, यानी इसकी लंबाई बढ़ेगी घटेगी नहीं रहता, और झटकों से स्लीपर शीघ्र नष्ट हो जाता है। यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर ये स्लीपर जल्दी नष्ट हो जाएगा, झटके लगेंगे ज्यादा। यात्रियों को भी परेशानी होती है, ट्रैक पर स्लीपरों की संख्या भी अधिक हो जाती है, तो यहां से आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। एक तो जितने जॉइंट होंगे उन सभी जॉइंट के नीचे एक्स्ट्रा स्लीपर लगाने होंगे, और जॉइंट पर जब झटके लगते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर झटके की वजह से ही ये स्लीपर टूट भी जाते हैं, और तो और यहाँ स्लीपरों की संख्या भी ज्यादा रखी जाएगी नहीं रखी जाएगी। तो इसीलिए सपोर्टेड रेल जॉइंट हम ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, पीछे जो हमने पढ़े थे उन्हें ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ के नीचे गिट्टी का भरना तथा बेटा ठोकना भी कठिन पड़ेगा, इसके नीचे गिट्टी भरने में बहुत समस्या आएगी। ठीक है, अतः यह जोड़ नहीं लगाए जाते, इन जोड़ को हम नहीं लगाते हैं। सपोर्टेड जॉइंट हो गए आपके। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला सस्पेंडेड, जिसमें ये नहीं होगा। देखिए हट गया ना बीच वाला, ये अब यहां पर जॉइंट के नीचे आपने स्लीपर नहीं प्रोवाइड किया, ये सस्पेंडेड हो गया, निलंबित। ठीक है, सस्पेंडेड रेल जॉइंट, ये सस्पेंडेड रेल जॉइंट है, तो यहां पर एक्स्ट्रा वाला स्लीपर नहीं लगाएंगे। इस प्रकार के जोड़ में स्लीपर ठीक जोड़ के नीचे ना होकर थोड़ा हटाकर साइड में रखते हैं, इसके नीचे नहीं रखेंगे, इधर या इधर रखेंगे साइड में। ठीक है, अर्थात रेलों के सिरे थोड़ा आगे बढ़े रहते हैं या फिर लटके रहते हैं, इससे रेलों के प्रसार और संकुचन में कोई बाधा नहीं आती, और ये प्रत्यास्थ भी बने रहते हैं। जोड़ के नीचे गिट्टी पैक करने में भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसका जस्ट उल्टा है बच्चे, ये सपोर्टेड वाले का सस्पेंडेड जस्ट उल्टा है। भारत एवं अन्य देशों में यही वाला जोड़ ज्यादा यूज हो रहा है। डायग्राम बहुत सिंपल है, ऊपर आपने एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, बीच में जोड़ना है। यहाँ पर आपने फिश प्लेट और फिश बोल्ट लगा रखा है, मतलब फास्टनिंग कर दी। सेम चीज नीचे भी एक रेल ये, दूसरी रेल ये, यहाँ फास्टनिंग हो रही है। स्लीपर आपने अलग अलग लगा दिए, इसके नीचे नहीं लगाई। डायग्राम बना लेंगे सभी बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, जरूर बनाने आपको। चलिए बहुत बढ़िया, कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपका बेल्ट जॉइंट और था, इसमें एक बेल्ट जॉइंट और था। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके पहले ही, ये तो हमने पढ़ लिया, ये डबल टाइप हो गया।
ठीक है, मतलब ये वाला हम पढ़ चुके हैं, यहाँ ये डबल टाइप हो गया, कोई बात नहीं। अब हम ये पढ़ेंगे जो अपना अगला टाइप था, ये वाला जिसे हम ठोस या वेल्डेड जॉइंट कहते हैं। ये वेल्डेड रेल जॉइंट हो गया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस वेल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? वेल्ड कर देंगे। जब दो रेलों को वेल्डिंग करके स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है तो ये वेल्डेड जॉइंट कहलाता है। सिंपल, खत्म। तो रेल जॉइंट क्लियर हो गए सभी को? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, इनको पीडीएफ से एक बार और रिवाइज कीजिएगा। ये वही है आपका ये सस्पेंडेड वाला ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फिश प्लेट और बियरिंग प्लेट में क्या अंतर है? मैं कितनी बार बोलूं भाई, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2022 वाले पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया था, फिश प्लेट और बियरिंग प्लेट में अंतर, यहां भी आ गया। गेज के टाइप भी आए थे 2022 वाले पेपर में, इसमें भी आए हैं। तो कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं। इन पेपर को पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो फिश प्लेट आप अच्छे से समझ गए भाई, फिश प्लेट क्या ये रही, यही तो फिश प्लेट। एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, दोनों रेल को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ने के लिए जिस प्लेट का यूज करते हैं वो फिश प्लेट कहलाती है, और फिश प्लेट को रेल के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस बोल्ट का यूज करेंगे वो फिश बोल्ट कहलाता है, और ये पूरा प्रोसेस फास्टनिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें, दो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एक चीज मैंने आपको और बताई थी इसमें, क्या बताई थी कि फिश प्लेट कम से कम 2 लगानी होती है, मिनिमम 2 फिश प्लेट चाहिए, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ठीक है। और फिश बोल्ट कम से कम 4 चाहिए, एक फिश प्लेट में 4 छिद्र करते हैं और इनमें 4 फिश बोल्ट लगते हैं। और तो और ये फिश बोल्ट का जितना डायामीटर होता है, व्यास होता है, वो व्यास बेटा इस रेल की पटरी के वेव में जो छिद्र किया जाता है उसके व्यास से कुछ कम होता है, छिद्र का व्यास ज्यादा होगा ताकि ये इसमें आसानी से चला भी जाए, और यहाँ पर जब जॉइंट बनेगा तो इसके संकुचन में और प्रसार में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो यही चीज आपको इसमें लिखनी है, लिख दीजिए। तो दो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यह है मृदु इस्पात की, बेटा ये जो फिश प्लेट होती है माइल्ड स्टील की होती है। लंबाई कितनी है? 456 mm लंबी और 20 mm मोटी होती है। फिश प्लेट में 4 छिद्र होते हैं और जोड़े जाने वाले प्रत्येक पटरी के वेव में, पेटे मतलब वेव में 2-2 छिद्र बनाते हैं। मतलब इस वाली पटरी के वेव में भी, इसमें भी 2 छिद्र देख रहे हैं आप, एक छिद्र इसमें यहां पर होगा, यहां पर एक छिद्र होगा, दूसरा छिद्र यहां होगा, इन दोनों छिद्रों पे, और 2 छिद्र आपके इस वाली रेल के वेव में होंगे, इस वाली रेल के वेव में इसके जस्ट नीचे, ठीक है। यहां दिखा नहीं पा रहा हूं नीचे, यहां समझ पा रहे हैं। तो 2 छिद्र इस रेल में, 2 छिद्र इस रेल में, टोटल 4 छिद्र हो गए। तो यही लिखा है इसमें ना, जोड़े जाने वाले प्रत्येक पटरी के वेव में 2-2 छिद्र होते हैं और वेव के दोनों ओर एक एक फिश प्लेट लगाकर, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, छिद्रों में फिश बोल्ट डालकर कसने से दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। फिश बोल्ट का व्यास पटरियों में छिद्र के व्यास से थोड़ा कम होता है। बोल्ट का व्यास कम होगा ना, क्यों कम होगा? ताकि पटरियों के प्रसार और संकुचन में बाधा ना पड़े। यदि फिश बोल्टों को पूरी तरह कस देंगे तो पटरी के प्रसार और संकुचन में बाधा होगी, इसलिए बोल्टों को ढीला रखा जाता है, इसलिए फिश बोल्ट को थोड़ा ढीला कर दिया जाता है। तो फिश प्लेट तो सभी को पता है, क्लियर है। अब बियरिंग प्लेट की बात कर लेते हैं। बियरिंग प्लेट के बारे में आप जानते हैं, जब कोई भी ट्रेन बहुत अधिक भार वाली और बहुत तीव्र गति से चलेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे स्लीपर है, नीचे हमारे स्लीपर होते हैं, स्लीपर्स, ठीक है, और ऊपर जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इन रेल की पटरियों को और स्लीपर के ऊपर रखने के लिए बीच में यहाँ पर हम क्या करते हैं, बियरिंग प्लेट लगाते हैं। यहाँ पर हमारी बियरिंग प्लेट लगी होती है बेटा, ताकि जब ट्रेन का लोड आएगा पटरी के ऊपर तो इस लोड को नीचे स्लीपर की तरफ ये ट्रांसफर करेगी और बियर करेगी। डायरेक्ट हम इसको, जो रेल की पटरी होती है, डायरेक्ट स्लीपर के ऊपर नहीं रखते, या तो बियरिंग प्लेट लगाते हैं या हम यहाँ पर कुर्सी जो चेयर होती है उसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है बेटा, ये स्लीपर को रेल की पटरी को जोड़ती है और जो भार आता है उसको वियर करती है, बियरिंग प्लेट। तो भारी और तीव्र गति वाले रेल पथ पर स्लीपर के ऊपर बियरिंग प्लेट लगाकर, धारक प्लेट मतलब बियरिंग प्लेट, तो स्लीपर के ऊपर बियरिंग प्लेट होगी और इसके ऊपर क्या होगा, पटरी को फिक्स कर दिया जाता है। नीचे स्लीपर, फिर बियरिंग प्लेट, उसके ऊपर पटरी, ठीक है। यह स्टील, ढलवा लोहे या पिटवा लोहे की बनाई जाती है। इस्पात की यानी स्टील वाली जो बियरिंग प्लेट है, ये इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। ये 2 तरह की होती हैं, एक फ्लैट बियरिंग प्लेट होती है, दूसरी
कांटेड बियरिंग प्लेट होती है, फ्लैट वाले में कोई स्लोप नहीं देते, इसमें स्लोप प्रोवाइड करते हैं, स्लोप, ठीक है। कांटेड में स्लोप रहता है 1:20 का, ये आपको मैंने बताया था। तो फ्लैट बियरिंग प्लेट क्या होती है, ये सपाट होती है, फ्लैट होती है, इसे पॉइंट और क्रॉसिंग पर लगाते हैं। जबकि कांटेड बियरिंग प्लेट जो होती है, इसमें पटरी जो है बेटा फिक्स करने के स्थान में 1:20 का एक स्लोप दिया जाता है, ठीक है। इसे नरम लकड़ी के स्लीपरों में लगाया जाता है। तो ये हो गया आपके बियरिंग प्लेट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलिए बेटा, दोनों समझ गए ना आप लोग, ये फिश प्लेट भी समझ गए, बियरिंग प्लेट भी समझ गए, इनमें डिफरेंस हो गया क्लियर। अब आते हैं नए क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किन्हीं 2 भागों का उत्तर दें। अब इसमें भी 2 भाग उत्तर देने आपको, 3 दे रखे होंगे क्वेश्चन, बट हम तीनों के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, कंक्रीट स्लीपर की अपेक्षा स्टील स्लीपर किन स्थलों पर अधिक उपयुक्त है, अवगत कराएं। यानी आपको ये बताना है कंक्रीट स्लीपर का यूज न करके स्टील स्लीपर का यूज हम किन स्थानों पर करते हैं। आप इसका आंसर इस तरह लिख देंगे कि हम स्टील के स्लीपरों का यूज किस कारण से करते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा किस कारण से कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे किन स्थानों पर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर हमारे कंक्रीट के स्लीपर ही यूज होते हैं। स्लीपर समझ रहे हैं ना, रेलवे की पटरी के नीचे जो बिछा होता है, ये वाले, ये दिख रहे हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या स्लीपर है, ये वाले, ये कंक्रीट के स्लीपर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो बिछे हुए ये रेल की पटरी है, नीचे बैलास्ट, उसके ऊपर स्लीपर, उसके ऊपर आपकी ये पटरियां बिछी होती हैं। तो ये जो स्लीपर है ना, ज्यादातर तो हम कंक्रीट के यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि हम स्टील वाले स्लीपरों का किन स्थानों पर यूज करेंगे कंक्रीट की अपेक्षा। तो हम ये बता देंगे कि हम स्टील के स्लीपर का किन कारणों से यूज करते हैं। अब चूंकि वैसे तो हम कंक्रीट का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ स्टील का कहा गया है, तो स्टील के स्लीपर की हमें तारीफ करनी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए, कंक्रीट को ध्यान में रखते हुए स्टील की तारीफ करनी है। अब इसकी तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये वाले जो स्लीपर हैं कंक्रीट के यूज ना करके स्टील के यूज करने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कहेंगे सर ये जो कंक्रीट के वजन में भारी होंगे, स्टील वाले हल्के होते हैं। तो स्टील के जब हल्के होंगे तो इनको उठाने और बिछाने में सुविधा होगी, ये अच्छा कारण हो गया स्टील के स्लीपर का यूज करने में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्टील के जो स्लीपर होते हैं वो इलास्टिक होंगे, प्रत्यास्थ होते हैं ना, उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी, तन्यता, तो वो झटकों को भी सहन कर पाएंगे। अगर ट्रेन आएगी तो उसके झटके से टूटेंगे नहीं वो, क्योंकि इलास्टिक होते हैं। तो इलास्टिक का मतलब उनमें संकुचन भी, मतलब उनमें प्रसार भी हो जाएगा, संकुचन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कारण है जिन्हें हम यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो निम्न कारण से स्टील स्लीपर अधिक उपयुक्त है। सबसे पहला कारण है इस्पात के स्लीपरों का उत्पादन आसान पड़ता है, यानी इनको आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। स्टील वाले स्लीपर को, इनका प्रोड्यूस इनको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कारण देखिए, इन्हें हम सिंगल पीस में ही बना सकते हैं, ये एक ही टुकड़े के बने होते हैं, अतः इन्हें उठाना और लगाना सरल पड़ता है। जो स्टील वाले स्लीपर होते हैं इनका वजन भी कम होगा, तो उठाने लगाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। अगली चीज, जैसे अगर हम लकड़ी के स्लीपर यूज करें तो लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में इसकी जो एज होती है स्टील वाले की वो ज्यादा होती है। कितनी होती है, तो स्टील के स्लीपरों को सामान्यतः इनका सेवा काल 30 से 40 वर्ष रहता है। स्टील वाले जो स्लीपर है 30 से 40 साल तक यूज कर सकते हैं आप लगातार, ठीक है। आगे, वजन कम होता है इनका, कम भारी होते हैं, अतः परिवहन में दिक्कत नहीं आती। जबकि कंक्रीट वाले बहुत ज्यादा भारी होते हैं, उनके परिवहन में दिक्कत आएगी। हमें कुल मिला के स्टील वाले की तारीफ करनी है, ठीक है। आगे, कीड़ों आदि के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं, स्टील में कीड़े नहीं लगते, लकड़ी का होता तो कीड़े लग भी जाते। आगे, इनके जो रेलों की गेज है ना, इसको हम सरलता से सही कर सकते हैं। जैसे अगर रेलों की गेज से मतलब क्या है, जो 2 पटरी के बीच की दूरी है ना, उनको हम इन पे एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये हल्के होते हैं वजन में, इसलिए, ठीक है। इनका अनुरक्षण व्यय कम आता है, यानी मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है इनका। स्टील के स्लीपरों को आग लगने का भय नहीं रहता, ठीक है, ये अग्निरोधी होते हैं, आग लगने का भय नहीं होता। तो ये सभी पॉइंट आपको बैठ के अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक बार ठीक से मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जा रहा है। एक बार आप पीडीएफ से और पढ़ना प्लीज, है ना, अभी के अभी।
अब एग्जाम टाइम है, इस समय आलस मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये स्लीपर इलास्टिक होते हैं, और इलास्टिक होते हैं तो गाड़ी के झटकों और कंपनों को अधिक दक्षता से वहन कर सकते हैं। इलास्टिक है ना, तो झटकों को आसानी से सहन कर सकते हैं। इनकी सामर्थ्य और स्थिरता अधिक होती है। ये बात सभी को समझ आ रही है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर लास्ट अपना, एक पॉइंट क्या है, इस्पात जो है बेकार नहीं जाता। अगर 30-40 साल इसकी एज बताई थी, उसके बाद जब ये यूज के योग्य नहीं रहेंगे तो इसको कबाड़ में बेच दो, जबकि कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य शून्य होता है, इसका शून्य नहीं होगा, इसको बेच भी सकते हैं, तो बेकार नहीं जाते। इनका अनुपयोगी मूल्य यानी कबाड़ी मूल्य जो होता है, स्क्रैप वैल्यू, वो पर्याप्त है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें इनका मूल्य जरूर, कंक्रीट का नहीं मिलता। तो ये हो गए आपके कारण, जिन कारणों से हम स्टील के स्लीपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और ये स्लीपर मैंने दिखाई दिया आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे के बी पार्ट की। दूसरे का बी क्वेश्चन क्या है, गिट्टी के उपयोग का वर्णन करें। जी हाँ, आप जो बैलास्ट यूज करते हैं ना, उसका वर्णन कीजिए, कौन सी गिट्टी यूज की जाती है, और ट्रैक में किस साइज और मात्रा की गिट्टी उपयोग की जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको हर टाइप की गिट्टी को बताऊंगा, ठीक है, और वो लिखनी भी है आपको, लगभग 4-5 तो लिख ही दीजिएगा। हालांकि जो पत्थर की गिट्टी होती है ना, पत्थर की गिट्टी, ये सबसे ज्यादा यूज होती है रेलवे ट्रैक पर, यही यूज हो रही है। इसी को हम लोग अंग्रेजी भाषा में बैलास्ट कहते हैं, ठीक है। ये बैलास्ट है बेटा, बैलास्ट, इसी का सर्वाधिक यूज होता है, इसके अलावा और यूज ही नहीं करते। तो हमें इसकी तो बहुत तारीफ करनी है बढ़ा चढ़ा के। इसके अलावा ग्रेवल की बात करें, बजरी, बजरी यूज नहीं करते हम, ठीक है, ज्यादातर ये यूज करते हैं पत्थर की गिट्टी, बैलास्ट जो होती है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पत्थर की गिट्टी होती है किससे प्राप्त होती है, तो पत्थर से प्राप्त होगी। कौन से पत्थर से प्राप्त होती है उसका नाम याद रखना। ये ग्रेनाइट की भी होती हैं, ये बेसाल्ट की भी होती हैं, ये ट्रेप की भी होती हैं। तो इन चट्टानों के नाम याद रखना, ये ग्रेनाइट की भी होती हैं, बेसाल्ट की, ट्रेप की, या फिर बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इन सब की होती हैं, ठीक है। पत्थर की गिट्टी जो होती है इन्हीं का बेटा यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें हम बजरी के बारे में भी पढ़ेंगे, बजरी का यूज करते हैं या नहीं करते, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। बालू का यूज हम करते हैं, नहीं करते, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। मूरम का यूज, तो यहाँ पर 3-4 तरह की मैं गिट्टियां आपको बता दे रहा हूं, जिनमें से पत्थर की गिट्टी जो बैलास्ट है ये यूजफुल है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। तो पत्थर की गिट्टी में रेल गिट्टी की लगभग सभी विशेषताएं हैं, यानी जो पत्थर की गिट्टी है बैलास्ट, जो हम रेल पर गिट्टी बिछाते हैं, उसकी सारी विशेषताएं इसके अंदर होती हैं, इसलिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। यह गिट्टी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि को उपयुक्त माप में तोड़कर बनाई जाती हैं। जिस साइज की हमें चाहिए उसी साइज में तोड़ के हम इसको बना लेते हैं। ये बेटा फ्लैट गिट्टी के स्थान पर ये फ्लैट यूज नहीं करते, जबकि हम क्यूबिकल या फिर जो कोणीय गिट्टी होती है ये उत्तम रहती है। कोणीय गिट्टी समझ रहे हैं, ट्रेंगुलर फॉर्म में इस तरह की, ठीक है, या क्यूबिकल होगी, लेकिन हम चकोर वाली या फ्लैट गिट्टी यूज नहीं करेंगे। ज्यादातर क्यूबिकल और कोणीय गिट्टी हमारी उत्तम श्रेणी की होगी। और तो और ये बेटा आपकी वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, हर एक साइज की गिट्टी हो, छोटी भी बड़ी भी, ताकि बड़ी गिट्टियों के बीच में छोटी गिट्टी फंस सके, गैप ना रहे बीच में। तो एक माप की ना होकर ये ग्रेडेड माप की होती है, ठीक है। ग्रेडेड माप की गिट्टी अधिक स्थिर और इलास्टिक ट्रैक बनाती है। समझ पा रहे हैं, ये विशेषताएं बता रहे हैं कौन सी गिट्टी ज्यादा उपयुक्त रहती है रेलवे ट्रैक पर। पत्थर की गिट्टी यद्यपि मूल्यवान है, यानी ये महंगी है थोड़ी सी, किंतु भारी यातायात के लिए टिकाऊ सिद्ध होती है और अधिक समय तक काम देती है, ठीक है। भारतीय रेल पथों पर अधिकतर पत्थर की गिट्टी प्रयोग की जाती है, बैलास्ट का हम यूज करते हैं। अब आपसे पूछे गिट्टी के उपयोग का वर्णन करें तो आप बता सकते हैं कौन सी गिट्टी यूज करते हैं, पत्थर की गिट्टी, बैलास्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आप इसमें लिख दीजिएगा। अब कौन सी यूज नहीं करते थोड़ा वो भी बता देंगे, उसके बाद हम इनका साइज और मात्रा भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं बजरी की, जो ग्रेवल होता है आपका, ग्रेवल। बैलास्ट अलग चीज है बेटा, ग्रेवल अलग चीज है, ठीक है। ग्रेवल दोनों में अंतर है। तो ग्रेवल क्या होता है बजरी, तो बजरी नदी नालों की तली एवं गड्ढों से खोद के निकाली जाती है। अब जब ये नदी नालों की तली से और गड्ढों से खोद के निकाली जा रही है तो इसमें मिट्टी मिली होगी। अगर आप इसका यूज भी करेंगे ना तो इसको धो करके तब यूज करेंगे, ताकि इसमें जो मिट्टी है वो अलग हो सके, ठीक है। जब बजरी में मिट्टी का मिश्रण हो तो इसे धोकर प्रयोग करना चाहिए,
5 सेंटीमीटर से बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटा कर लिया जाता है। 5 सेंटीमीटर मतलब हो गया 50 mm। अगर 50 mm के बजरी के टुकड़े हैं तो उनको पहले तोड़ करके छोटा कर लेंगे। जब तोड़ के छोटा करेंगे तो उसको छानेंगे छलनी से, ताकि जो उसमें बारीक वाला पोर्शन होगा वो छन के निकल सके। ठीक है, यस। और महीन बजरी को चालनी से छानकर निकाल दिया जाता है। चिकनी और गोल मटोल होने के कारण ये स्लीपरों में फिसल जाएगी बेटा, स्लीपरों के नीचे अधिक टिक नहीं पाती, इसलिए इनका यूज ज्यादा नहीं करते हम, क्योंकि ये चिकनी होती है और गोल मटोल होती है। गाड़ी के कंपन के कारण इधर उधर खिसक जाती है। बजरी से जल निकासी तो बेटा अच्छी होती है और ये ट्रैक का अलाइनमेंट और ढाल बनाए रखती है। अब पत्थर की गिट्टी के पश्चात रेल पथ के लिए बजरी अधिक उपयुक्त रहती है। अगर हमें पत्थर की गिट्टी नहीं मिल पा रही, बैलास्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसके बाद हम दूसरे स्थान पे बजरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये गोल मटोल और चिकनी होती है ना, इसलिए जैसे लोड आएगा स्लीपर के नीचे से फिसल जाएगी, तो ये बहुत अधिक समय तक ट्रैक को बनाए नहीं रख पाएगी। फिर भी अगर बैलास्ट उपस्थित ना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सैंड की। अच्छा, सैंड का एक बड़ा अच्छा काम है, सैंड बारीक है ना तो एक जगह स्थिर रहेगी है, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो उखड़ के ऊपर आ जाती है, तो इसलिए ये भी यूज नहीं करनी है हमें। ठीक है, कुछ मात्रा में यूज कर लेते हैं, ऐसे एम्बैंकमेंट में यूज कर सकते हैं, भराव में। तो रेल पथ के लिए मोटी कणदार बालू प्रयोग की जा सकती है, ये सस्ती पड़ती है और इसमें से जल निकासी अच्छी होती है, इसमें से जल आसानी से निकल जाता है। बालू के प्रयोग से रेल पथ पर शोर तथा गड़गड़ कम होती है। जो रेल पथ होता है, जो आपका रेलवे ट्रैक है, इस पर शोर भी कम होगा और गड़गड़ कम होगी, लेकिन जहां पत्थर होंगे में गड़गड़ की आवाज आएगी। ठीक है, पॉट प्रकार के स्लीपरों के भीतर भरने में सरलता रहती है, चूंकि ये बालू है इसको भरने में आसानी होगी, परंतु तेज वायु के कारण, जब तेज हवा चलती है उसके कारण और गाड़ी निकलते समय ये उखड़ने लगती है। ठीक है, और रेल जो है रेल शीर्ष पर वह गाड़ी के चल भागों पर इकट्ठी हो जाती है। जब बहुत तेज हवा चलेगी, बालू है तो उखड़ के ऊपर आ जाएगी, जो रेल है आपकी ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगी एक जगह, जिसके कारण पहिए, रिम तथा रेल शीर्ष का निघर्षण अधिक होता है। भार तथा कंपनों के कारण बालू अपनी जगह से सरक जाती है, अतः इसे बार बार ठीक करना पड़ता है, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बजरी समझ गए। अब मूरम की बात कर लेते हैं। मूरम क्या होता है बेटा? तो मूरम लाल पीले रंग की मिट्टी होती है जो लैटेराइट चट्टान के विघटन से बनती है। लैटेराइट चट्टान जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सभी ने पढ़ा है। तो लैटेराइट चट्टान को तोड़ करके उससे मूरम बनाई जाती है, जो लाल पीले रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, इसकी सामर्थ्य कम होती है, भार पड़ने पर यह फिसलकर चूरा बन जाती है। निर्माण स्तर को सुधारने के लिए मूरम का यूज कर लेते हैं। जो हमारा फॉर्मेशन लेवल होता है ना, अगर वो फॉर्मेशन लेवल बिगड़ गया तो उसके लिए यूज कर लेंगे मूरम, यानी एम्बैंकमेंट में यूज कर लेंगे इसका। ठीक है, मूरम बहुत हल्के यातायात या फिर कम महत्व रेल मार्गों पर यूज की जाती है या की जा सकती है। जो साइड ट्रैक होते हैं इन पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है मूरम को। हालांकि तो ये सब फॉर्मेशन में यूज होंगे, नीचे भराव के रूप में। ठीक है, अब कंकर की बात कर लेते हैं। तो कंकर तो चूना पत्थर से प्राप्त होता है, सबको पता है। कंकर एक प्रकार का अशुद्ध चूना पत्थर होता है जो ऊसर भूमि में पाया जाता है। कंकर जमीन के ऊपर से या कुछ गहराई से खोदकर निकाला जाता है। रेल मार्ग के लिए बिछुआ कंकर जो नूडल्स होते हैं, ये बेटा 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर साइज का यूज किया जा सकता है, परंतु ये कमजोर होता है और यातायात के बाहर से शीघ्र चूरा हो जाता है। इसका यूज बहुत सीमित है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। इनमें से यूज क्या कर रहे हैं हम? पत्थर की गिट्टी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब पेपर में लिखेंगे तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, बाकी ज्यादा किसके बारे में लिखना है? ज्यादा आपको इसके बारे में लिखना है, बैलास्ट के बारे में। यही तो यूज हो रहा है, तो इसको तो पूरा लिखिएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देंगे कि हम बजरी कौन सी यूज कर सकते हैं और इनके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये लिख दीजिएगा। सैंड के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा पढ़ के, फिर मूरम के बारे में, कंकर के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। पूछा था ना, जो हम पत्थर की गिट्टी यूज कर रहे हैं, बैलास्ट यूज कर रहे हैं, उसका साइज क्या है और कितनी मात्रा में यूज करते हैं। तो डायमेंशन तो इधर है, बैलास्ट के सेक्शन की डायमेंशन दे रखी है इधर।
एक तरफ गेज दे दिए, जैसे पहला है ब्रॉड गेज, जो बड़ा वाला, ज्यादा लंबा, जिसकी गेज लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी लाइन वाला ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज के लिए बेलास्ट सेक्शन की डायमेंशन क्या है, तो इसकी लेंथ रहती है 335 mm और इसका जो डायमीटर है वो 335 सेंटीमीटर है और ये 200 mm है, ठीक है, डायमीटर जो रहेगा इसका। तो ये डायमेंशन होगी बेलास्ट के सेक्शन की। जब बेलास्ट बिछा रहे हैं उसका सेक्शन है तो उसकी लंबाई कितनी रखेंगे ब्रॉड गेज के लिए, और उसका चौड़ाई कह दो चाहे इसका डाया कह दो, ये कितना रखते हैं 20 सेंटीमीटर मात्र, ठीक है। मीटर गेज के लिए कम होती जाएंगी वैल्यू, ये कितना 335 था या 230 रहता है। मीटर गेज के लिए लंबाई 230 सेंटीमीटर, डायमेंशन कितनी है इसकी, डायमीटर कितना है 150 mm। नैरो गेज के लिए 185 सेंटीमीटर रहेगा और डायमीटर 150 mm रहेगा। ये बेलास्ट सेक्शन की डायमेंशन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, पेपर में पूछा है इसको, एज इट इज टेबल बनाकर रख दीजिएगा आप, ठीक। आगे क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा यूज करेंगे। तो बेलास्ट गिट्टी है और गिट्टी को जब हम एस्टीमेट भी आप आगे पढ़ेंगे तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब ली जाती है, मीटर क्यूब प्रति रन मीटर में। तो इसको किस में लेते हैं बेटा, हम मीटर क्यूब पर मीटर रन में लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट इन मीटर क्यूब पर मीटर रन में, यानी 1 मीटर, अगर 1 मीटर रन आपकी लंबाई है तो उसमें कितनी गिट्टी की मात्रा यूज करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ब्रॉड गेज, अब ब्रॉड गेज है तो आपको स्लीपर देखना है। अगर लकड़ी वाला स्लीपर यूज किया है तो इसके लिए 1.12 मीटर क्यूब पर मीटर रन यूज करेंगे बेलास्ट की मात्रा, यानी 1.12 मीटर क्यूब यूज करेंगे 1 मीटर लंबाई के लिए, ठीक है। अगर ये वुडन का ब्रॉड गेज है तो ये स्लीपर वुडन के हैं। अगर ये स्टील या कास्ट आयरन के स्लीपर हैं, यानी जो स्लीपर बिछे हुए हैं गिट्टी के ऊपर, अगर वो स्टील वाले हैं तो इसमें कुछ कम मात्रा यूज करेंगे, 1.02 मीटर क्यूब पर मीटर रन यूज करते हैं। ये हो गया ब्रॉड गेज के लिए। बात कर लेते हैं मीटर गेज के लिए। मीटर गेज में भी अगर वुड वाला है यानी लकड़ी वाला स्लीपर है तो इसके लिए 0.75 मीटर क्यूब प्रति मीटर रन यूज करेंगे बेलास्ट की मात्रा। अगर स्टील का है तो इसके लिए और कम यूज करेंगे, 0.70, ठीक है। नैरो गेज में केवल लकड़ी वाले स्लीपर यूज होते हैं और इनके लिए 0.46 मीटर क्यूब क्वांटिटी रहती है बेलास्ट की। तो ये डायमेंशन हो गई, इधर मात्रा हो गई। ये 2 टेबल है आपकी। अब अगर आप एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चे, तब तो पूरा लिखना आप। अगर केवल 2-3 नंबर में पूछे तो केवल गिट्टी के बारे में ये वाला पॉइंट, और फिर आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब छोड़ करके डायरेक्ट फिर ये वाला पॉइंट, ये 2 लिख देना। अगर 2-3 नंबर में आए तो, पूरे 5 नंबर में आए तो आपको सब लिखना है, ठीक है। पत्थर की गिट्टी भी लिखनी है, बजरी भी लिखनी है, बालू भी लिखनी है, मूरम भी और कंकर के बारे में भी लिखना है। उसके बाद आप इसको लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है दूसरे का सी पार्ट है। अब सी पार्ट है, कह रहा है क्रॉसिंग के विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें। जानते बेटा रेलवे क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है, कम से कम 5-6 टाइप तो आपको यहां मैं बताने वाला हूं, ठीक है। वही होते हैं मेनली। तो क्रॉसिंग का मतलब एक रेल, देखा है आपने कहीं पर कहीं जंक्शन हो जहां पर भी, तो एक रेलवे ट्रैक जा रहा है, जैसे एक रेलवे ट्रैक आपका ये जा रहा है, दूसरा रेलवे ट्रैक इधर से आ गया ऐसे करके, या एक रेलवे ट्रैक ये है, दूसरा रेलवे ट्रैक ऐसे क्रॉस हो रहा है इस तरह से। इसके अलावा एक रेलवे ट्रैक यहाँ था, दूसरा रेलवे ट्रैक यहाँ था, और बीच में से ऐसे करके रेलवे ट्रैक यहाँ से और यूं आ गया रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक ऐसे आ गया। तो ये सब क्रॉसिंग ही तो हो रही है बच्चे। अलग अलग टाइप की क्रॉसिंग्स होती हैं, तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। क्रॉसिंग से मतलब क्या है, क्रॉसिंग से मतलब है ट्रेन अगर आपकी एक ट्रैक पे आ रही है, पहला ट्रैक है ये पहला ट्रैक है, यहाँ पर आ रही थी, अब यहाँ से हमें इधर को दूसरे वाले ट्रैक पे ले जानी है, इस वाले पर, तो यहाँ से इस तरह ले जाएंगे। यहाँ पर हमारा स्विच बॉक्स होता है, जो लाइनमैन होता है, स्विच बॉक्स की सहायता से ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे क्रॉसिंग के बारे में। यहाँ केवल रेलवे क्रॉसिंग की बात हो रही है, ये नहीं कि रेलवे से रोड क्रॉस हो रहा है उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हम रेलवे क्रॉसिंग के टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप के होंगे ये। तो हाँ, क्रॉसिंग का मतलब सुनिए, विभिन्न ट्रैक जब एक दूसरे में आकर मिलते हैं, जब 2 रेलवे के ट्रैक हैं, ट्रैक मतलब जिस पर रेल चल रही है, रेल का रास्ता, ट्रेन के चलने का रास्ता जिस पर ट्रेन चलती है वो हो गया ट्रैक। तो जब एक ट्रैक दूसरे से आके मिलता है या फिर एक दूसरे को समतल पर ये क्रॉस करते हैं तो इन्हें हम क्रॉसिंग या जंक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब मुख्य क्रॉसिंग कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टर्न आउट क्या होता है। टर्न आउट, हालांकि ये क्रॉसिंग का टाइप नहीं है, टर्न आउट का मतलब समझेंगे क्या है। टर्न आउट का मतलब समझते हैं, जो मैं अभी बता रहा था, एक ट्रैक ये है, ये पहला ट्रैक है, ट्रक नहीं बेटा ट्रैक, ये पहला ट्रैक है, और दूसरा ट्रैक सपोज हमारा ये है, ये ट्रैक नंबर 2 है, ठीक है। अब आपकी जो ट्रेन है पहले ट्रैक पर आ रही थी इधर से, अब इधर से आ रही थी, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एक क्रॉसिंग बनी हुई है इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ आपकी क्रॉसिंग बनी हुई थी, ये आपने ट्रेन को यहाँ से लाके और इधर को लाना है, इधर से लाते लाते फिर आपको इस दूसरे ट्रैक पर ले जाना है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से ये टर्न आउट ही तो कर रहे हैं। सीधी ट्रेन पहले यहाँ से यूं चल रही थी, चलते चलते नीचे की ओर, यानी राइट साइड में, नीचे की ओर, इधर को मतलब राइट साइड होगा ना, ये इस ट्रेन के लिए ये राइट होगा ये, तो यहां से नीचे की तरफ आई, फिर यहां से फिर सीधी चल दी इधर को, यानी जब ऐसे आ रही है तो ऐसे आने के बाद इधर लेफ्ट में, फिर इधर लेफ्ट में टर्न हो गई है, लेफ्ट में। तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि जब ट्रेन टर्न होती है तो ये राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में टर्न हो सकती है, और ये यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, इसको न्यून कोण कहते हैं। तो जो टर्न आउट होती है ट्रेन वो न्यून कोण पे होती है, एक्यूट एंगल पे होती है। तो इसके बारे में पढ़िए क्या लिखा है, गाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए ये क्रॉसिंग पर आधारित एक साधारण व्यवस्था है। क्रॉसिंग पर एक व्यवस्था है, जो टर्न आउट है वो क्या है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को ले जाने की एक व्यवस्था है, साधारण व्यवस्था, टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट हमारा दाया, दाया मतलब बेटा राइट, या फिर बाया, दो प्रकार का होता है। यहां देख रहे हैं इधर राइट में टर्न हो रहा है, फिर यहां से लेफ्ट में हो रहा है। और क्रॉसिंग का जो कोण होता है वो कैसा होता है, न्यून कोण लिया जाता है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 0 से 90 के बीच का जो एंगल है वो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टर्न आउट सभी समझ गए बच्चे। अब देखिए यहां पर दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें ओवर क्रॉस के बारे में। ओवर क्रॉस, टर्न आउट तो ये था ट्रेन का बाहर की तरफ घूमना, टर्न आउट हो गया ना, मुड़ना, ठीक है। तो टर्न आउट तो यहां दिखा रखा है, ट्रेन यहां से आ रही थी और इधर को टर्न होकर के और इधर चली गई, तो ये टर्न आउट हो गया। अब यहां क्रॉस ओवर के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस ओवर यही तो था, टर्न आउट की सहायता से ट्रेन को हमने एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर क्रॉस कर दिया, इसी को तो क्रॉस कह रहे हैं। इस ट्रैक के माध्यम से, पहले ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे इस रास्ते के माध्यम से ही तो आ रही है, तो हमने ये ओवर क्रॉस कर रखा है या क्रॉस ओवर कर रखा है, ठीक है। तो यही लिखा है, दो समांतर ट्रैकों में रेलगाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए क्रॉस ओवर बनाए जाते हैं। तो देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर ये वाला ही समझाया था आपको, लेकिन यहाँ टर्न आउट जो मैं बता रहा था वो मुड़ने को बता रहा था कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी भी साइड में ट्रेन टर्न आउट हो सकती है। और टर्न आउट 90 डिग्री से कम एंगल पर किया जाता है, जिसे न्यून कोण कहते हैं। ये एक व्यवस्था है ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने की, ठीक है। इतना था सिर्फ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लाने की व्यवस्था तो टर्न आउट थी, लेकिन इस व्यवस्था को जो हम बना रहे हैं इसको कहेंगे क्रॉस ओवर, ठीक है। यस, इस क्रॉसिंग पे क्या होता है, फेसिंग पॉइंट वाली गाड़ी ही दूसरे ट्रैक पे जा सकती है। इस क्रॉसिंग में दो न्यून कोण बनते हैं, न्यून कोण मतलब 90 से कम, और इसमें दो ही टर्न आउट होते हैं। जो आपकी क्रॉस ओवर होता है इसमें दो न्यून कोण बनेंगे और दो ही आपके क्या होंगे बच्चे, दो ही आपके यहाँ पर टर्न आउट होते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ ट्रेन सीधी थी, यहां से ट्रेन इधर को टर्न आउट हो गई, इधर को, किधर को, राइट साइड में, क्योंकि इस ट्रेन पे आप चलिए तो इधर को राइट आएगा ना इसका, तो राइट साइड में मुड़ रही है। लेकिन एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो पहला एंगल बन रहा है θ1, ये वाला न्यून कोण है। अब यहां से ट्रेन सीधी ऐसे चली आ रही है, जब ट्रेन ऐसे आ रही है चल के, तो यहां से फिर इधर को लेफ्ट की साइड में मुड़ी, ऐसे आ रही थी फिर लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में मुड़ गई, लेफ्ट में मुड़ रही बेटा ये। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एंगल कितना है, यहाँ देख लीजिए इस साइड को, तो ये दूसरा एंगल बन गया आपका, ये भी न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो एंगल बनते हैं, एक न्यून कोण ये, दूसरा न्यून कोण ये, और यहाँ पर दो ही टर्न आउट हो रहे हैं, एक राइट साइड में दूसरा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई क्रॉसओवर की। आगे बात करते हैं डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है बेटा, तो डायमंड क्रॉसिंग में पहली चीज तो ये है कि जो ट्रेनें होती हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर नहीं जा सकती। हालांकि एक रेलवे ट्रैक के ऊपर होकर दूसरा ट्रैक जा रहा है तो इसको क्रॉसिंग तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेन यहां से आई और इधर को अचानक से मोड़ दी, ऐसा संभव ही नहीं है। डायमंड क्रॉसिंग में
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन नहीं जा पाती, लेकिन हाँ उसको क्रॉस करते हुए अपने ही ट्रैक पे आगे निकल जाती है। मेरी बात सभी को समझ आ रही है बच्चे? तो यही आपको इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स। जब दो रेल मार्ग एक दूसरे को अधिक कोण पर काटते हैं, अधिक कोण जानते हैं, ऑप्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको, ऑप्ट्यूज एंगल इंग्लिश में। अधिक कोण का मतलब समझते हैं जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है, अधिक कोण। अधिक कोण, तो बेटा अधिक कोण में क्या खास बात होती है, 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 180 डिग्री से ये छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कहाँ बन रहा है, देखिए यहां बन रहा है अधिक कोण, दिख रहा है आपको? ये क्या बन रहा है, अधिक कोण है ये वाला। यहां देखिए दूसरा ये बन रहा है अधिक कोण। तो 1 और 2, इसमें कितने अधिक कोण है, 2 अधिक कोण बनते हैं। ठीक है, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को क्रॉस ओवर कर रहा है, काट तो रहा है, क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर नहीं जा पाएगी। तो जब दो रेल मार्ग एक दूसरे को अधिक कोण पर काटते हैं तब वह क्रॉसिंग आपकी हीरक क्रॉसिंग कहलाती है, डायमंड क्रॉसिंग कहलाती है। इस क्रॉसिंग पर गाड़ी अपनी ट्रैक नहीं बदल सकती, मैं यही बता रहा था, जिस ट्रैक पर चल रही है उसी पर जाएगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, इसमें 2 न्यून कोण और 2 अधिक कोण बनते हैं। तो ये अधिक कोण तो मैंने दिखा दिए जो कि आपके 90 से ज्यादा 180 से कम है। न्यून कोण आप देख सकते हैं, एक तो न्यून कोण यहां बन रहा है आपका, ये वाला, ये कौन सा बेटा, ये न्यून कोण है। ठीक है, ये वाला न्यून कोण को हम लोग अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक ये है और दूसरा न्यून कोण यहां पर दिख रहा है आपको, ये है। ठीक है, तो 2 न्यून कोण बन रहे हैं, 2 ही अधिक कोण बन रहे हैं इसमें। और इसमें रेलवे जो ट्रैक है, यहाँ पर ट्रेन अगर इस पे आ रही है तो इसी पर जाएगी, सीधी क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी यहाँ से अपने ट्रैक को बदलेगी नहीं ट्रेन। ये डायमंड क्रॉसिंग की थ्योरी हो गई, याद रखेंगे सभी बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। इन डायग्राम्स की प्लीज प्रैक्टिस करना बनाने की आज ही, और ये पूरे के पूरे रेलवे का पार्ट कवर हो जा रहा है आपका। ठीक है, 5 पेपर कराऊंगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रेलवे और ब्रिज टनल में कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कवर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनते चलिए, इन डायग्राम की प्रैक्टिस करना बनाने की, बाकी थ्योरी पीडीएफ से रीड आउट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अब चौथे टाइप पर। चौथा टाइप है स्क्वायर क्रॉसिंग। इसे तो हर बच्चा बता देगा। स्क्वायर क्रॉसिंग में क्या, 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे जो रेलवे ट्रैक होते हैं। एक रेलवे ट्रैक ये वाला है, पहला वाला ये, दूसरा ट्रैक ये है, यानी एक तो ये गया ट्रैक आपका ये वाला, दूसरा ट्रैक ये जा रहा है ये वाला। तो यहां पर देख रहे हैं आप क्रॉसिंग कितने पे हो रही है, राइट एंगल पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पर ट्रैक एक दूसरे को काटेंगे या क्रॉस करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग। क्लियर है सभी को? तो जब 2 रेल मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तब इसे हम स्क्वायर या समकोण क्रॉसिंग कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को ये स्क्वायर क्रॉसिंग? बहुत अच्छे। अब इसके बाद बेटा सीजर्स क्रॉसओवर क्या होता है, कैंची क्रॉसओवर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़े बड़े जंक्शंस पर यूज होता है। यहां पर 2 ट्रेनें एक साथ क्रॉस कर सकती हैं। देखिए ध्यान से कैसे, पहला ट्रैक ये है ये वाला, ठीक, दूसरा ट्रैक ये है ये वाला। अब सपोज करिए पहले ट्रैक पे कोई ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन यहां से चल के और ऐसे चलते हुए यहां पर 2 बार टर्न आउट होगा इस वाले ट्रैक पर। पहले ट्रैक पे एक बार ऐसे टर्न हुआ राइट की तरफ न्यून कोण पर ही, ठीक है, यहां पर राइट में टर्न हुआ, फिर यहां से ट्रेन आती हुई ऐसे और इस दूसरे ट्रैक पर ऐसे मुड़ जाएगी लेफ्ट की तरफ, फिर टर्न करेगी। तो 2 टर्न हो रहे हैं और 2 ही न्यून कोण बने पहले ट्रैक पर। अब दूसरे ट्रैक वाली ट्रेन क्या करेगी, दूसरे ट्रैक वाली ट्रेन पहले ऐसे आ रही थी फिर ऊपर को गई, ऐसे आ रही है तो लेफ्ट साइड में इसने टर्न किया, एक टर्न आउट हो गया इधर, फिर ऐसे चलते चलते ये कहां पहुंच जाएगी, ये फिर दूसरे इधर राइट साइड में मुड़ेगी, सीधी आ रही है राइट में मुड़ के इस दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 अलग अलग ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन अपने ट्रैक को बदल के दूसरे ट्रैक पे आ गई, दूसरी ट्रेन भी अपने ट्रैक को बदल के दूसरे ट्रैक पे पहुंच गई पहले वाले पर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 टर्न आउट तो ये हो रहे थे, एक लेफ्ट दूसरा राइट, एक राइट दूसरा लेफ्ट, पहले वाले पर 2 और 2 दूसरे पर हो रहे हैं, तो टोटल 4, टोटल कितने, टोटल 4 टर्न आउट होते हैं आपके सीजर्स क्रॉसओवर में, 4 होते हैं टर्न आउट। ठीक है, और तो और 2 ट्रेनें यहाँ पर एक दूसरे का ट्रैक काटेंगी, यहाँ पर पहली ट्रेन दूसरे ट्रैक पे आ गई, दूसरी ट्रेन पहले ट्रैक पे आ गई। ठीक है, और यहाँ कैंची जैसी आकृति बन रही है, आप देख पा रहे हैं सभी बच्चे, देख रहे हैं ना, एकदम कैंची जैसी आकृति बन रही है, कैंची सीजर दिख रहा है ना, कैंची की जैसी आकृति बन रही है ये। तो यहां पढ़ सकते हैं थ्योरी, इस क्रॉसिंग में दोनों रेल मार्ग की रेलगाड़ियां दोनों दिशाओं में क्रॉस ओवर कर सकती हैं।
ये वाली रेल भी, ये रेल इधर को क्रॉस कर सकती है ऐसे ऐसे, जो मैं बता रहा था आपको, यूं दूसरे ट्रैक पे आ गई, और ये वाली रेलगाड़ी दूसरी वाली अपने ट्रैक को बदल के इधर को क्रॉस कर जाएगी, यूं ऐसे करके दूसरी ट्रैक पे आ गई। क्लियर है ना? यस। यह दो क्रॉस ओवर का सहयोग है। यहाँ पर दो क्रॉस ओवर बन रहे हैं, एक ये वाला क्रॉस ओवर, दूसरा ये वाला क्रॉस ओवर। ठीक है, इसमें कितने टर्न आउट हो रहे हैं बेटा? 4 बताया था ना, 4 टर्न आउट होते हैं, और इनके बीच में मध्य में यहाँ पर मध्य में बेटा या तो डायमंड वाला या स्क्वायर वाली क्रॉसिंग होती है बीच में। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बहुत अच्छे। चलिए, इसके बाद एक है आपका स्लिप क्रॉसिंग, लास्ट है ये स्लिप क्रॉसिंग, छठी और लास्ट क्रॉसिंग है स्लिप वाली। स्लिप क्रॉसिंग में क्या होगा? स्लिप क्रॉसिंग में बेटा आपका देखिए यहाँ पर भी दो अधिक कोण बनेंगे, एक ये, दो अधिक कोण बन रहे हैं, दो ही न्यून कोण बन रहे हैं। इसमें भी दो अधिक कोण और दो न्यून कोण बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कोई भी ट्रेन है, सपोज यहाँ डी से आ रही है, डी से चल के आ रही है, तो डी से जाएगी ये, अब डी से सी की तरफ भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये इधर भी जा सकती है। यानी कोई भी एक ट्रेन दो ट्रैक पे जा सकती है, तो अपने ही ट्रैक पे जा सकती है और एक दूसरे वाले ट्रैक पे मुड़ सकती है। ठीक है, सेम चीज अगर कोई ट्रेन आपकी एक ही तरफ से आ रही थी, एक ही साइड से, किधर से? जिधर ए है इधर से, ए से, तो ए से ट्रेन आकर के एक तो ए से बी की तरफ जा सकती है, दूसरा ए से इधर को मुड़ सकती है डी की तरफ। दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिप हो रहा है, एक ही जगह स्लिप हो रहा है यहाँ पर। तो स्लिप का मतलब क्या है? स्लिप का मतलब हो गया यहाँ पर दो ट्रेन, तो देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग तो हो रही है, डायमंड क्रॉसिंग जैसा ही है ना ये। डायमंड क्रॉसिंग में भी तो बेटा यहाँ पर अधिक कोण बनता था, डायमंड क्रॉसिंग से यहाँ अंतर क्या है? यहाँ पर बस एक कर्व बना दिया ये वाला, ये स्लिप में अंतर हो गया है। तो एक तरह से ये डायमंड क्रॉसिंग का ही सुधरा हुआ रूप है। तो यह है डायमंड क्रॉसिंग का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, इस व्यवस्था में एक ट्रैक की गाड़ी दूसरे ट्रैक पर टर्न ले सकती है, जबकि डायमंड में गाड़ी जो है अपनी ट्रैक पे जाती थी, दूसरे पर नहीं मुड़ सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो गाड़ी है वो अपने ट्रैक पे तो जा ही सकती है, ये दूसरे पे भी टर्न ले सकती है। समझ आ रहा है सभी को ये चीज? ये दूसरे ट्रैक पे भी टर्न ले सकती है। स्लिप क्रॉसिंग दो प्रकार की होती है, पहली होती है सिंगल स्लिप और दूसरा होता है डबल स्लिप। ये सिंगल स्लिप है, एक ही तरफ को कर्व बन रहा है, इसमें दोनों तरफ कर्व होगा, इधर भी कर्व दिख रहा है आपको ये वाला, और इस साइड को भी कर्व दिख रहा है ये वाला। ये डबल क्रॉसिंग हो गया है। ये डायमंड क्रॉसिंग का ही रूप सुधरा हुआ। ये अगर सीधे ट्रैक खींचते डायमंड क्रॉसिंग हो गई, क्योंकि दो अधिक कोण बन रहे थे, यहां भी दो अधिक कोण बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या है? सिंगल वाले में देखिए एक तरफ स्लिपिंग हो रही है सिर्फ इधर, ये यानी कोई ट्रेन इधर से आ रही है तो सीधी भी जा सकती है और आपकी इधर भी मुड़ सकती है। सेम ए से आ रही है तो सीधी भी जा सकती है, इधर भी मुड़ सकती है। लेकिन बी की तरफ से ट्रेन आएगी तो बी की तरफ से ट्रेन सीधी जा सकती है, सीधी सीधी। ठीक है, बाकी बी की तरफ वाली ट्रेन को आप इधर नहीं मोड़ सकते ना इधर ले जा सकते, सिर्फ सीधी जाएगी। इसमें आप चाहे इधर से मोड़ लीजिए ट्रेन को। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? डायमंड क्रॉसिंग का सुधरा हुआ रूप है ये। ठीक है, इसमें जो है ट्रेन टर्न आउट कर सकती है। यहां पर एक तरफ से टर्न आउट सीधे ट्रैक पे भी जाएगी, दूसरे पे भी चली जाएगी। यहां पर कोई सी ट्रेन किधर भी मोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये सिंगल स्लीपिंग और डबल स्लीप होती है। जो आपका इकहरे स्लिप क्रॉसिंग में एक ही ट्रैक की गाड़ी सामने पड़ने वाले दोनों दिशाओं में टर्न ले सकती है। यानी एक ट्रैक ही है, जैसे इसके सामने जो ट्रैक पड़ रहा है इस पे भी जा सकती है और इधर भी मुड़ सकती है। ठीक है, इधर भी मुड़ सकती है। जबकि जो डबल क्रॉसिंग है इसमें दो ट्रैकों की गाड़ियां अपने सामने पड़ने वाली दोनों दिशाओं में घूम सकती हैं, यहां तो किधर भी घुमा लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लिप वाला ट्रैक। तो बेटा ये 6 टाइप के ट्रैक मैंने आपको समझाए हैं, इनको एक बार और याद करना, बट प्लीज इनके डायग्राम जरूर बना बना के देख लेना और आसान लगेंगे। एक बार और पीडीएफ से पढ़ेंगे, आपको बहुत इजी लगेंगे ये। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट ही सॉल्व करने हैं, बट दिए होंगे 3 और हम तीनों को सॉल्व करेंगे यहाँ। तो तीसरे का ए पार्ट जो दिया है उसमें लिखा है बाह्य उत्थान का क्या उद्देश्य है, इसकी गणना कैसे करते हैं। बाह्य उत्थान कितने बच्चे समझते हैं? बाह्य उत्थान किसे कहते हैं बच्चे? तो इसे कहते हैं सुपर एलिवेशन को। सुपर एलिवेशन आपने ये सर्वे में भी पढ़ाया था मैंने आपको, सुपर एलिवेशन सबको पता होगा ये क्या होता है सुपर एलिवेशन। तो सबसे पहले तो ज्यादा अच्छा होगा इसके उद्देश्य लिखने से पहले आप इसके बारे में लिख देना कि सुपर एलिवेशन होता क्या है।
तो सबसे पहली चीज तो सुपर एलिवेशन हमेशा किसी भी मोड़ पर दिया जाता है, जहां पर भी कोई भी, चाहे वो रोड हो चाहे रेलवे ट्रैक हो, जहां पर भी ट्रेन कर्व के रूप में मुड़ती है ना, वहीं पे सुपर एलिवेशन देते हैं। सुपर एलिवेशन अगर हम रोड पर देंगे तो इसका मतलब है जहां पर रोड मुड़ता है ना, तो वहां पे कर्व के रूप में मोड़ते हैं रोड को, और उस मोड़ पर रोड का बाहर वाला किनारा ऊपर उठा देते हैं और जो अंदर वाला किनारा है वो नीचे रहता है थोड़ा। इससे क्या होता है, इससे जो सेंटर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल, उसके प्रभाव को ये खत्म कर देता है सुपर एलिवेशन। जब हम कहीं किसी गाड़ी को मोड़ पे मोड़ते हैं ना, तो केंद्र की तरफ एक अपकेंद्री बल लगता है जो गाड़ी को पलटा देगा अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं देंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सुपर एलिवेशन में जो गाड़ी का बाहर वाला पहिया आएगा वो थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, अंदर वाला पहिया थोड़ा नीचे रहता है, जिससे गाड़ी बहुत स्मूथली मुड़ जाती है। इसके लिए सुपर एलिवेशन मोड़ पर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? सिंपल भाषा में समझिए बेटा, सुपर एलिवेशन का मतलब है किसी भी मोड़ पर जब हम कर्व देंगे तो उसको बाहर वाला सिरा ऊपर उठा देंगे, अंदर वाला सिरा थोड़ा नीचे रखते हैं, उसी को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। सुपर एलिवेशन क्यों दिया जाता है? एक तो अपकेंद्री बल के प्रभाव को खत्म करने के लिए दिया जाता है, दूसरा गाड़ी हमारी पलट ना जाए, गाड़ी को पलटने से रोकने के लिए भी सुपर एलिवेशन दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, वन बाई वन पढ़ लेते हैं सभी को। बहुत सिंपल है, आपको अगर सुपर एलिवेशन समझ में आ गया हो तो आप इसके उद्देश्य भी लिख पाएंगे। तो क्या बताया था, पहला कर्व पर, हमेशा बेटा एक कर्व पे ही दिया जाता है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। जहां भी कर्व होगा वहीं पर देंगे। वक्र पर अपकेंद्री बल के प्रभाव को स्थिर करने के लिए, जो अपकेंद्री बल होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसके इफेक्ट को ये खत्म कर देगा सुपर एलिवेशन। इसकी वजह से अपकेंद्री बल का प्रभाव नहीं पड़ेगा गाड़ी पर, ठीक है। तो अपकेंद्री बल के प्रभाव को स्थिर करने के लिए, दूसरा कर्व पर गाड़ी को पटरी से उतर जाने से रोकने के लिए, यानी गाड़ी जो आपकी पटरी से उतर ना जाए, पलट ना जाए, उससे रोकने के लिए। तीसरा, कर्व पर गाड़ी को समान गति से पास करने के लिए, जिस गति से गाड़ी चल रही है उसी गति से चलती रहे, ठीक है। अगला, रेलों के पार्श्व को घिसने से रोकने के लिए, साइड से जो आपकी रेलवे ट्रैक है, जो पटरी है, वो साइड से घिसे ना, उसको घिसने से रोकने के लिए। अगला, रेल का विसर्पण रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोनों रेलों पर गाड़ी के भार को समान रूप से वितरण करने के लिए, जो दो रेलवे की पटरी हैं उन दोनों पटरी पर बराबर भार आए, समान रूप से भार पड़े, इसके लिए भी सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अगला, यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा के लिए, सुविधा और सुरक्षा हो इसके लिए भी सुपर एलिवेशन की आवश्यकता होती है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए, टोटल 7 उद्देश्य हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको, बहुत सिंपल है, इंपोर्टेंट भी है, पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसकी गणना पूछी थी, गणना कैसे करते हैं, तो गणना के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, इसको सब बच्चे याद कर लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, सुपर एलिवेशन को ई से दर्शाते हैं, ई फॉर एलिवेशन, ई बराबर जी होता है और बी स्क्वायर होता है और अपॉन में 1.27 आर लेते हैं। ये ट्रेन के लिए, ये बेटा रेलवे ट्रैक के लिए है। किसके लिए? अगर कोई रेलवे ट्रैक है उसके लिए फॉर्मूला है, रेलवे ट्रैक के लिए। अगर यहीं पे रेलवे ट्रैक की जगह आपका अगर रोडवे होता, रोड, तो यहाँ पर चौड़ाई लेते रोड की, बी लेते, बी जी की जगह। जी यहाँ पर क्या है, ये तो सुपर एलिवेशन हो गया, सुपर एलिवेशन सेंटीमीटर में। जी आपका बेटा गेज होता है, गेज, ठीक है। जी क्या होता है, रेल की पटरी का गेज, गेज जानते हैं ना, दोनों पटरी के अंदर से अंदर तक की दूरी, वो जी हो गया, गेज, ठीक है। इसके बाद आपका आर है, आर क्या हो गया, जो भी कर्व है आपका उस कर्व की त्रिज्या होती है, ठीक है। आर कर्व की त्रिज्या मीटर में लेते हैं, जी की वैल्यू भी मीटर में, आर की वैल्यू भी मीटर में ली जाती है, और बी वेलोसिटी होती है गाड़ी की चाल, जो किलोमीटर प्रति घंटा में ली जाती है, और ई की वैल्यू सेंटीमीटर में निकल के आती है। तो ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लीजिएगा, सुपर एलिवेशन का उद्देश्य और गणना के लिए फॉर्मूला, इसके टर्म याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो गया कंप्लीट इसका। इसके बाद तीसरे का बी है, और यहां पर बेटा ये ड्राइंग के रूप में पूछा गया क्वेश्चन, आप स्केल लेके जाना अपने साथ। हालांकि यहाँ पर जो भी आपका ये सब्जेक्ट है आरबीटी, इसमें कोई भी ड्राइंग का अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो फ्री हैंड भी ही बनाना है, नापना नहीं है उसमें कुछ भी।
बट देखने में लगना चाहिए डायमेंशन आपकी, हाँ कम वाली कम बनानी है, ज्यादा वाली ज्यादा, लेकिन एग्जैक्ट नाप के या स्केल लेकर के मत बनाइएगा, फ्री हैंड बनाइएगा, ठीक है। ड्राइंग के सब्जेक्ट में स्केल मान के बनाते हैं, बट यहाँ पर फ्री हैंड बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पूछा है भराव में, किसमें, भराव में, यानी फिलिंग करनी है आपको, और आपको डबल ब्रॉड गेज के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है बेटा। डबल ब्रॉड गेज जिसमें दोहरा ब्रॉड गेज जानते हैं ना, बड़ा वाला गेज। आपको गेज 3 टाइप के बताए, जिसमें ब्रॉड गेज जो होता है सबसे चौड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1.672 कितनी नहीं 1676 यस 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज। तो आपको 2 ब्रॉड गेज बना के दिखाने हैं डायग्राम में। अब डायग्राम ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पर अनावश्यक डायमेंशन लिखी है मैं पहले उन्हें हटा देता हूं, जो आपको याद करनी नहीं है। कौन कौन सी याद नहीं करनी है आपको, उन्हें मैं हटा दे रहा हूं ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए। जो डायमेंशन याद करने की आवश्यकता नहीं है उनमें कंफ्यूज ना हो, लास्ट टाइम है ये, ठीक है। और लास्ट टाइम पे मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा डायमेंशन याद करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और कौन सी डायमेंशन आपकी अनावश्यक दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, बस हाँ बस सही है सभी, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दीजिए, इस वाली डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं, बाकी इसे रहने दीजिए बस। अब बाकी ठीक है, इसे हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए, अब सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है, अब आसानी से आप बना पाएंगे इसको अब मैं समझाता हूं। सबसे पहले डबल ब्रॉड गेज की बात की है, तो गेज आपको एक यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा यहां। सबसे पहले हमारे पास जमीन है, ध्यान से सुनिए, समझिए और बनाइएगा। हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये वाला, ये अपना बेटा ग्राउंड हो गया, ये अपना क्या हो गया, यहां से ये है ग्राउंड, ठीक है। ये जमीन है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जमीन पर एक बनाएंगे नाली। नाली जानते हैं, ये वाली, ये जो हमने बना रखी है यहाँ पर, ये ड्रेन है। ड्रेन सबको आता है बनाना, ये ड्रेन है बेटा, नाली ऐसे चैनल के रूप में बना देते हैं इसको, इस तरह से। ये दोनों तरफ नाली रहती है ताकि रेलवे ट्रैक के पानी को निकलने की व्यवस्था बनी रहे, इसको ड्रेन बोलते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों साइड में आप बनाएंगे ड्रेन। नाली सभी को समझ आ गई, ड्रेन पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। इसको फ्री हैंड बनाना है, पहले बता रहे हैं हम। बाकी लंबाई याद रखें आप, ऊपरी जो इसकी चौड़ाई है वाली 1.83 मीटर होती है, याद रखिएगा। एक डायमेंशन ये वाली आपको बनाना, अंदाजे से लिख के दिखा देना है, ठीक। इसके बाद आप फिलिंग करेंगे, क्योंकि फिलिंग में बनाना था डायग्राम। इम्बैकमेंट करेंगे, भराव करेंगे मिट्टी का। जब भराव करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नीचे आपने जो चौड़ाई ली है ना, नीचे जितनी भी चौड़ाई है यहां से यहां तक, इससे कम चौड़ाई लेंगे ऊपर। जब हमारा डबल ब्रॉड गेज होता है उसमें फॉर्मेशन लेवल की जो चौड़ाई रखी जाती है बेटा, ये वाली चौड़ाई यहां से यहां तक, ये अपना फॉर्मेशन लेवल है। इसकी चौड़ाई 12.155 मीटर होती है, याद कर लीजिएगा। कितनी, फॉर्मेशन विड्थ कितनी होती है, 12.155 मीटर। तो यहां पर आप फिलिंग करेंगे, नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर की चौड़ाई आपकी ये वाली 12.155 होती है। इसको एग्जैक्ट नीचे वाली चौड़ाई को नहीं लिखना है कितनी है ये। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्लोप के रूप में फिलिंग करेंगे, स्लोप। अब फिलिंग में जो स्लोप लिया जाता है वो 2:1 का लिया जाता है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल 2 चल रहे हैं तो वर्टिकल आपको 1 चलना है, इधर 2 चले तो ऊपर की तरफ 1 चलना है। इसका मतलब हो गया आपका कि आपको 2:1 का स्लोप देना है। तो दिख रहा है सभी को, ये स्लोप कितना देते हैं फिलिंग में, 2:1 का स्लोप देते हैं। स्लोप आपने फिलिंग में दे दिया, इसके बाद आपने ऊपर फॉर्मेशन लेवल खींचा, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन लेवल। ये जो मैंने लाइन खींची है ये, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं ये फॉर्मेशन लेवल है। ये हो गया आपका फॉर्मेशन लेवल। देखिए मेरा लेक्चर बड़ा जरूर रहता है, बट मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको, ऐसा नहीं हवा हवा में उड़ा दिया सब कुछ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं 2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना। इतना एक पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ बता सकते हैं आपको। जबकि हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट सॉल्व करने में 3 पार्ट कर रहा हूं, एक पेपर में 15 क्वेश्चन करा रहा हूं पूरे आपको, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। ये फॉर्मेशन लेवल हो गया बेटा। इसकी लंबाई याद रखेंगे, 12.155 मीटर होता है ये। यहां तक क्लियर है, यहाँ फिलिंग कर दी आपने, यहाँ फिलिंग लिख दिया। इसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बेलास्ट भरना है, गिट्टी, पत्थर की गिट्टी भरनी है। तो पत्थर की गिट्टी जब भरते हैं तो यहाँ पर भी स्लोप दिया जाता है, इधर से भी स्लोप, इधर से भी स्लोप। एक तरफ ये वाला आपका सिंगल गेज हो गया, ये इधर जब आपने दोनों तरफ फिलिंग की है बेलास्ट की तो ये डबल गेज हो गया। बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है, कितना रखते हैं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने डायमेंशन याद भी नहीं कर पाएंगे, अंदाजे से फ्री हैंड बनाना है आपको, ठीक है। मेन चीजें बस लिख देनी है।
तो यहाँ पर आपने ये बना दिया, यहाँ आपने बैलास्ट भर दिया पत्थर ये वाला। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन लेवल पे 2:1 का रेशियो रहता है, और जहाँ बैलास्ट भरते हैं उसमें रेशियो 1.5:1 का रहता है। अनुपात याद रखिएगा, बैलास्ट भर रहे हैं, ये बैलास्ट भर दिया आपने, बैलास्ट भरा, पत्थर की गिट्टी भर दी। यहाँ पर पत्थर की गिट्टी भरने के बाद आप स्लीपर लगाते हैं। ये क्या बेटा, ये स्लीपर है, दिख रहा है ये स्लीपर, ये रहा स्लीपर, ये स्लीपर आपने लगा दिया, लिखा भी है इधर स्लीपर। ये भी सभी को समझ आ गया बेटा, दोनों तरफ स्लीपर लगाए। स्लीपर लगाने के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने अब रेल की जो पटरी होती है ना, जिसे हम रेल कहते हैं, वो बना दी है। आई शेप में बनाना आप लोग, कुछ इस तरह से ऐसे करके आई शेप में, ठीक है, दोनों तरफ आई शेप में। ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज में इसकी जो गेज होती है अंदर से अंदर तक की दूरी 1.676 मीटर होती है, 1676 mm। इधर भी सेम, इधर भी आपने यहाँ पर दोनों गेज दिखा दिए, गेज ये है, दूसरा गेज ये है, 2 गेज है, डबल गेज वाला बन गया। ये समझ पा रहे हैं, तो क्लियर हो गया। इस तरह से डायग्राम बनाना है। डायमेंशन कौन कौन सी याद करनी थी आपको, ड्रेन की लंबाई याद कर लेना बेटा। ड्रेन की लंबाई आपको मैंने कितनी बताई है, जस्ट अभी बताई थी, बोलिए मेरे साथ कितनी बताई थी, 1.83 मीटर पर आपको ड्रेन बनाना था। 1.83 मीटर लंबाई का दोनों तरफ ड्रेन। फॉर्मेशन जो विड्थ होती है कितनी है, 12.155 मीटर है। इसके बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये तो फॉर्मेशन विड्थ थी। यहाँ से सिंगल गेज वाली आपकी एक पटरी ये है, दूसरी ये है, ये दोनों ट्रैक की टोटल लंबाई जो कितनी रखी जाती है, इससे कम हो गई है, क्योंकि फॉर्मेशन तो बाहर तक है। तो ये 12.11 था, ये 8.077 होता है। दोनों जो ट्रैक हैं इनकी टोटल चौड़ाई, ठीक है। फॉर्मेशन विड्थ की, इसकी गेज की लंबाई आपको याद है पहले से। अगर हम एक ट्रैक की बात करें, एक ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, तो 3.35 मीटर होती है ये वाली। इधर भी 3.35 होगा, तो 3.35 और 3.35 मिलकर ये 6.70 हो गया। बीच में कुछ और रखा जाता है, इसलिए 8.077 आ जाता है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना बच्चे बना करके, जितनी डायमेंशन आपको दिखा रखी है सिर्फ इतनी याद कर लीजिएगा, काफी है, ठीक है। बन जाएगा सभी से, ये आगे बढ़ सकते हैं हम, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है जंक्शन स्टेशन क्या होते हैं। बच्चे गए सभी जंक्शन पर, जंक्शन पर सभी गए, जहां पर एक साथ बहुत सारी गाड़ियां पास हो सकती हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, और दिल्ली वाले जंक्शन पर जाएंगे तो 15 तक मिल जाएंगे आपको प्लेटफॉर्म नंबर, बहुत सारे, 12, 13, 14, 15 तक है शायद, ठीक है। तो बहुत जितना बड़ा जंक्शन होगा उस पर उतने ही प्लेटफॉर्म नंबर ज्यादा होंगे। तो जंक्शन के बारे में आपको लिखना है, क्या क्या जानते हैं आप। कुछ चीजें खुद से जानते हैं, कुछ हम यहाँ पढ़ लेते हैं, तो एक बार और आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। स्किप नहीं करना, जरूर कुछ ना कुछ लिख के आएंगे इसके बारे में सब बच्चे। क्वेश्चन पूछा है जंक्शन स्टेशन एवं यार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पहले जंक्शन स्टेशन लिख लेते हैं, फिर यार्ड लिख लेंगे। यार्ड जानते हैं, जहां पर ट्रेन की, जैसे कोई भी ट्रेन का कोई डब्बा है, उसकी सफाई करनी है, कटाई करनी है, अनुरक्षण करना है, मेंटेनेंस वगैरह, वो सारे काम यार्ड में ही होते हैं, ठीक है। हाँ, लोको यार्ड अलग होते हैं, पैसेंजर गाड़ी के यार्ड अलग होते हैं, मालगाड़ी के यार्ड अलग होते हैं, सारी चीजें यहाँ पढ़ लेंगे। जंक्शन स्टेशन की बात कर लेते हैं। क्या होते हैं बेटा, जिस स्टेशन पर अनेक रेल लाइनें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं, तो उसे हम संगम या जंक्शन स्टेशन कहते हैं। सभी जानते हैं, जब बहुत सारी रेलवे लाइनें एक जगह आके मिल जाएंगी, वो आपका जंक्शन होता है, ठीक है। जब दो लाइनें विभिन्न दिशाओं से आकर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वहां भी जंक्शन स्टेशन बनाया जाता है, लेकिन 2 से कम के लिए जंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। सुविधा के लिए इन लाइनों को मेन या फिर ब्रांच लाइन का नाम दे देते हैं। कौन सी मेन लाइन है, कौन सी ब्रांच लाइन है, ठीक है। जंक्शन पर एक ही समय में आने वाली गाड़ियों की संख्या के अनुसार उनके प्लेटफॉर्म की संख्या निर्धारित की जाती है कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी। तो जितनी ज्यादा गाड़ियां एक साथ पास होंगी उतने ही प्लेटफॉर्म नंबर डाल देते हैं, ठीक है। परंतु ये 2 से कम नहीं होने चाहिए। मैंने पहले कहा जंक्शन कभी भी 2 से कम रेलवे लाइनों के लिए नहीं बनते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जंक्शन स्टेशनों पर तो प्लेटफॉर्म की संख्या 5 से लेके 15 तक भी होती है। जैसे दिल्ली वाला जंक्शन देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर 4 से और 6 दिशाओं से बड़ी छोटी रेल लाइनें आके मिलती हैं, यानी या तो चारों दिशाओं से, मतलब चारों दिशा मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, या फिर टोटल दिशाएं 8 बन जाती हैं। इस तरह से 4 या 6 दिशाओं से बड़ी छोटी लाइनें आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं हर तरफ से, ठीक है।
एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इसमें ओवरब्रिज बने होते हैं, आप सबने देखे होंगे ऊपर पुल जो बने होते हैं, ठीक है। जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। सुविधाएं कैसी? टिकट घर भी होते हैं जंक्शन पर, प्रतीक्षालय होते हैं, विश्राम कक्ष होते हैं, क्लासरूम होते हैं, खान पान की व्यवस्था होती है, स्नान और शौचालय, ये सभी सम्मिलित होते हैं इसमें, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। जंक्शनों पर इंजन और गाड़ियों की सफाई व मरम्मत के लिए यार्ड बने होंगे बेटा, ठीक है। टर्न टेबल, माल गोदाम, लोको यार्ड बनाए जाते हैं और इंजनों के लिए ईंधन पानी की व्यवस्था भी रहती है जंक्शन पर। यार्ड भी जंक्शन पर ही होते हैं, ठीक है। तो जंक्शन के बारे में इतना काफी है। अब यार्ड के बारे में समझ लीजिए। तो यार्ड के बारे में एक तो आपको यहां से यहां तक लिख देना, ये यार्ड के बारे में ही है ये वाला, यानी जब भी आपको जंक्शन पर जो इंजन और गाड़ियों की हम सफाई करेंगे या मरम्मत करेंगे तो इस या माल गोदाम, लोको यार्ड वगैरह ये सब बनाए जाते हैं ना, तो लोको यार्ड किसके लिए बनते हैं? गाड़ियों की सफाई के लिए, उनकी मरम्मत के लिए। और भी आगे देख सकते हैं आप, यही चीज लिखी है स्टेशन यार्ड के बारे में। यार्ड में क्या बता रहा था? स्टेशन सीमा के अंदर अनेक प्रकार के यार्ड भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। यार्डों पर रेल का जाल बिछा रहता है, ट्रेन की बहुत सारी पटरियां बिछी रहती हैं। जहां पर भी यार्ड होगा ना वहां ट्रेन की बहुत पटरियां बिछी होंगी, बहुत सारी। यार्डों पर गाड़ी के डब्बों की कटाई जुड़ाई, नई रेलगाड़ी का संयोजन, सफाई, मरम्मत, अनुरक्षण इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। ये सभी काम यार्ड पर ही होते हैं, ठीक है। लूप क्या होता है बेटा? लूप, हालांकि हमसे केवल यार्ड ही पूछा गया था, लेकिन हम लूप और स्लाइडिंग भी यहां पढ़ लेते हैं अगर पूछ ले टिप्पणी में तो। लूप क्या है? लूप एक तरह का बाईपास होता है बेटा। ये एक बाईपास होता है जो गाड़ी के क्रॉस के लिए मुख्य ट्रैक के साइड में बनाया जाता है। जैसे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी आ रही है, तो बाईपास पर खड़ी कर दो उसे, दूसरी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। उसके लिए बाईपास होता है, उसे लूप कहते हैं। साइडिंग क्या होती है? साइडिंग में भी यही काम होता है। अस्थायी रूप से ट्रेन या फिर डब्बों को खड़े करने के लिए जो लाइनें या मुख्य ट्रैक से अलग निर्धारित कर दी जाती हैं उन्हें हम साइडिंग कहते हैं। लूप बाईपास हो गया, साइडिंग भी साइड में जो एक पटरी बना दी जाती है, बहुत अधिक लंबी नहीं, ट्रेन की लंबाई जितनी, तो वो आपका साइडिंग होता है, ठीक है। बहुत अच्छे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। अब टाइप ऑफ यार्ड की बात करें तो अलग अलग तरह के यार्ड होते हैं, इनको डिटेल में नहीं, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। पैसेंजर बॉगी के यार्ड होते हैं, गुड्स यार्ड होते हैं, कॉमा हटा दो यहां से, गुड्स मतलब जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, गुड्स के यार्ड होते हैं आपके। इसके अलावा कौन से होते हैं बेटा? मार्शलिंग यार्ड होते हैं और लोको यार्ड होते हैं, इंजन वाले यार्ड, ठीक है। तो ये यार्ड के टाइप हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में दिया है ट्रैक बिछाए जाने हेतु मुख्य बिंदु क्या है। अब आपको रेलवे का ट्रैक बिछाना है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर समझाना है। मतलब आपके पास केवल जमीन है खाली और उसके ऊपर आपको ट्रैक बिछाना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने होंगे इसमें, बिल्कुल जमीन से नीचे से लेके चलना है। सबसे पहले जमीन है तो आप जमीन पर सब ग्रेड तैयार करेंगे ना। जब आप जमीन पर सब ग्रेड तैयार करेंगे तो पहले आपको लिखना है सब ग्रेड की तैयारी। अब सब ग्रेड की तैयारी कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको मैंने पीछे डायग्राम भी दिखाया था अभी एक, जिसे फॉर्मेशन लेवल कहते हैं ना। पहले अपने पास जमीन है, सीधी ग्राउंड है, ये सीधा सीधा ग्राउंड है ना, जमीन है ये। जब ये जमीन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस जमीन में अगर कहीं पे जमीन ऊंची नीची होती है, इतनी प्लेन तो होती नहीं है, तो कहीं पे अगर जिस लेवल पे हमें अपना ट्रैक बिछाना है, अगर कहीं गड्ढा है तो वहां पर फिलिंग करेंगे मिट्टी की, और कहीं पे जमीन ज्यादा ऊंची है तो वहां से कटिंग करेंगे। कटिंग और फिलिंग करके पहले हम फॉर्मेशन लेवल तैयार करते हैं, उसी को सब ग्रेड कहते हैं। बताया था ना आपको, सब ग्रेड के लिए यहाँ पर एक स्लोप लेते हैं, स्लोप जो 2:1 का स्लोप होता है। इसके बाद ये अपना फॉर्मेशन लेवल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फॉर्मेशन लेवल होता है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से फॉर्मेशन लेवल की ऊंचाई कितनी होती है बेटा? 60 सेंटीमीटर। ये इधर दिखा देता हूं मैं, ये वाली जो ऊंचाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये बात सभी को पता है ना, ये वाली। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं, फिलिंग। और जहाँ कटिंग की जरूरत होगी कटिंग भी कर देंगे।
तो ये फिलिंग हो गई, जिसे हम एम्बैंकमेंट भी कहते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा सब ग्रेड हो गया। जमीन के ऊपर मिट्टी फिल करके या कटिंग करके जो फॉर्मेशन लेवल बनाया जाता है उसको हम सब ग्रेड कहते हैं। ये GL से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। इतना भी लिख देंगे तब भी काफी है। बाकी अब पढ़िए इसकी थ्योरी, आपको आसानी से याद होगा। पटरी बिछाने से पूर्व यानी पटरी को बिछाने से पहले रेल मार्ग के संरेखण पर यानी अलाइनमेंट पर स्वीकृत अनुप्रस्थ काट के अनुसार मिट्टी भराई, यानी जितना हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए उस क्रॉस सेक्शन के लिए मिट्टी भराई या फिर आवश्यक कटान करके निर्माण स्तर तैयार किया जाता है। निर्माण स्तर मतलब फॉर्मेशन लेवल तैयार किया जाता है। मृदा का कार्य भली भांति संहनन यानी कंपैक्शन करके, जब मिट्टी यहां भर देंगे तो उसको कूटेंगे अच्छे से, उसको कंपैक्ट करेंगे ताकि उसमें से एयर के वॉइड्स बाहर निकल जाए। ठीक है, कंपैक्शन करके सब ग्रेड को समतल और शुद्ध बना लिया जाता है। अधिस्तर मतलब सब ग्रेड को समतल और शुद्ध बना लिया जाता है। यह अच्छा रहता है यदि मृदा भराव पर 1-2 बरसातें निकल जाएं। अच्छा क्यों रहेगा? बारिश होने से, बारिश होने के बाद मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है नीचे, फिर जब आप पटरी बिछा देंगे तो बाद में सेटलमेंट नहीं होगा। इसलिए रेलवे ट्रैक जब बनता है ना तो बहुत समय लग जाता है। हम फिलिंग वगैरह कर देते हैं मिट्टी की, तो 1-2 बारिश निकल जाएगी तो मिट्टी आसानी से बैठ जाएगी नीचे, बाद में सेटल नहीं होगा फिर। ठीक है, ताकि निर्माण स्तर जो आपका फॉर्मेशन लेवल का जो सेटलमेंट होना है वह पटरी बिछाने से पहले हो जाए। निर्माण स्तर का तल क्षेत्र के बाद तल से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखना चाहिए, ये वाला। तो ये मुझे लगता है सब ग्रेड तो सबको तैयार हो गया। हमने सब ग्रेड बना लिया। अब सब ग्रेड बनाने के बाद अब पटरी सामग्री का भंडारण करेंगे। भंडारण मतलब स्टोर करेंगे। जो आप पटरी पे जो भी सामग्री यहाँ पर पटरी बनाने के लिए चाहिए होगी, उन सब सामग्री को एक जगह भंडारण कर लेंगे उसका, ताकि हम काम में ले सकें, उनको यहाँ पर यूज कर सकें। तो भंडारण कैसे करते हैं? अब स्वीकृति आकलन के अनुसार, यानी जितना हमारा एस्टीमेट आया है निकल के उतनी सामग्री, इसके अनुसार रेल पटरी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं संयंत्रों की उठाकर गिट्टी भर व्यवस्था की जाती है। मतलब कहने का यह है कि हम पटरी सामग्री का भंडारण के लिए क्या करेंगे? सामग्री है अपने पास, मटेरियल, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्लांट्स बने हुए हैं उनमें गिट्टी वगैरह भरने की व्यवस्था कर लेंगे। जंक्शंस और बड़े स्टेशन पर सड़कों, जलमार्गों, पुराने रेल मार्गों द्वारा लाकर पटरी सामग्री, रेलें, प्लेटें, कीलें, बंधक, स्लीपर आदि का भंडारण कर लिया जाता है। मतलब हमें पटरी का ट्रैक बिछाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सभी हम भंडारण कर लेंगे। किसके द्वारा? या तो आप सड़कों के द्वारा कर लीजिए, यानी जो जंक्शंस और बड़े स्टेशन है उन पर सड़कों के द्वारा, या जल मार्ग से होते हुए, या जो पुराने रेल मार्ग बने हुए हैं वहां से हम पटरी सामग्री लाके इकट्ठा कर लेंगे। पटरी सामग्री में क्या क्या आता है? रेल आती हैं, जो ट्रेन की पटरी होती हैं पहले ही बनी रहती हैं, वो वहां लाते हैं हम। ठीक है, हमारी प्लेटें हो गई, बियरिंग प्लेट, कील हो गई, जो हमारे बंधक मतलब जो फास्टनर होते हैं वो हो गए, स्लीपर हो गए, इन सब का भंडारण कर लिया जाता है। भंडारण की बात हो गई, पहले सब ग्रेड तैयार किया, फिर हमने पटरी की सामग्री का भंडारण कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम मटेरियल डिपो की स्थापना करेंगे। डिपो समझते हैं? डिपो जैसे हम बस होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लिखा होता है ना, जैसे कहीं पे लिखा है बिजनौर डिपो या कोई और डिपो, तो वैसे ही यहाँ पर एक तरह की बस जैसी गाड़ी होती है, लेकिन ये चलेगी नहीं, एक जगह स्थिर कर दी जाती है और इसमें हम अपना मटेरियल भर लेते हैं और इस मटेरियल को रेलवे ट्रैक जहाँ बिछाना है ना उसके पास में ही लगाते हैं। इस डिपो को जगह जगह पर लगी रहती हैं। जैसे यहाँ पर हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, अलाइनमेंट कर लिया तो हमने यहाँ पर डिपो बना दिया, एक डिपो इधर बना दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनमें सामग्री भर दी जाती है यहाँ पर, ताकि हमें सामग्री यूज मिले तो यहाँ से निकाल के यहाँ ले सकें। समझ पा रहे हैं ना? और जहाँ सामग्री, और जब काम यहाँ खत्म हो गया पूरा तो हम क्या करेंगे? आगे दूसरा डिपो पास में नहीं है तो बीच बीच में हम टेम्परेरी डिपो भी बना लेते हैं ताकि उनमें सामग्री भर लें और यूज में ले सकें। समझ पा रहे हैं? तो डिपो कोई नई चीज नहीं है, एक तरह की गाड़ी है जिसमें सामान भरा रहेगा। तो पटरी सामग्री रखने के लिए स्टेशनों के निकट मटेरियल डिपो स्थापित किए जाते हैं।
यहां से मटेरियल ट्रॉलियों या फिर मटेरियल गाड़ी द्वारा रेल हेड तक पहुंचाया जाता है, जहां पर हमारा रेल का काम चल रहा है, जहां से अगले दिन का पटरी कार्य शुरू करना होता है। जब रेल हेड आगे चला जाता है, जैसे हमारा काम होता आ रहा है, सपोज यहां तक काम हो गया और डिपो हमारा पीछे रह गया, ये वाला जहां सामग्री भरी हुई थी, तो इसकी डिपो से दूरी अधिक हो जाती है, तब मार्ग में अस्थायी डिपो बना लेते हैं, टेम्परेरी डिपो बीच बीच में बना लेते हैं, ताकि उसमें हम यहां से भर भर के यहां पे रख सकें सामान। ठीक है, तो मटेरियल डिपो समझ गए आप लोग। पहला क्या समझे आप? पहला सबग्रेड तैयार करना, फिर आपने पटरी की सामग्री का भंडारण कर लिया, फिर आपने मटेरियल डिपो की स्थापना कर ली, इसके बाद प्रारंभिक संक्रियाएं निपटाना, यानी जब आप मटेरियल डिपो बनाएंगे उससे पहले आप इनकी कुछ और प्रारंभिक क्रियाएं होती है उनको पूरा कर लेंगे। कौन कौन सी क्रियाएं? जैसे जो आपकी स्लीपर है उनकी जांच कर लेंगे, आप रेलों को मोड़ना, जो आपकी ट्रेन की पटरी है, जो रेल्स हैं उनको मोड़ना, जो क्रॉसिंग की सामग्री है उसको तैयार करना, ये सब काम पहले कर लिए जाते हैं, बाद में डिपो बनते हैं। तो डिपो से सामान बाहर, मतलब बन तो जाते हैं लेकिन सामान इससे बाहर तब निकालेंगे, पहले ये काम कर लेंगे। तो डिपो से सामान बाहर निकालने से पहले कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं संपन्न कर ली जाती हैं, जो निम्न है। स्लीपरों की जांच या एडजिंग क्रिया पूर्ण कर लेना, रेलों को मोड़ना, क्रॉसिंग सामग्री तैयार करना, ये काम पहले कर लेंगे, बाद में इसमें से सामान बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पटरी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, डिपो के अंदर जो सामान भरा हुआ है अपना उसको बाहर निकाल के और इसका परिवहन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे अपने काम के लिए। तो पटरी बिछाने के लिए सभी सामग्री जैसे स्लीपर रेल है, फिश प्लेट है, फिश बोल्ट, बियरिंग प्लेट, पॉइंट, क्रॉसिंग, स्थायक एवं बंधक इत्यादि डिपो से ढोकर रेल हेड तक पहुंचाई जाती है। सामान्यतः एक रेल को उठाने के लिए, जो एक ट्रेन की पटरी होती है ना, वो लगभग 12-13 मीटर लंबी होती है, उसको उठाने के लिए या सरकाने के लिए 16 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। समझ पा रहे हैं? ये पटरी सामग्री को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो अगर आपको सरकानी भी है पटरी या कहीं ले जानी है उठा के, तो कम से कम 16 व्यक्ति चाहिए एक पटरी को उठाने के लिए। एक पटरी 12-13 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 5 पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, अब आपको रेलों को बिछाना और जोड़ना है। जो आपने अलाइनमेंट बनाया है, इसके इस साइड भी आपको पटरी बिछानी है, इस साइड भी पटरी बिछानी है। तो जब पटरी बिछाएंगे तो आपको सबको बता रखा है कि सपोज एक पटरी आपने यहाँ से यहाँ तक की इतनी लंबी ले ली, और दूसरी पटरी, सॉरी रेल, पटरी नहीं रेल कह रहे हैं यहाँ पर, एक रेल ये ले ली, दूसरी रेल ये है, तो इन रेलों को बिछाएंगे भी आप और आपस में जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो बिछाना जोड़ना आपको सिखा रखा ऑलरेडी पहले से। इनको यहाँ जोड़ने के लिए फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज कर लेंगे, इस व्यवस्था को हम फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेलों को स्लीपर पर रखकर जोड़ने का कार्य जो करता है वो लिंकिंग गैंग करता है, यानी जब भी जोड़ना हो, जोड़ने को हम अंग्रेजी में लिंक करना कहते हैं। तो इस लिंकिंग कार्य को कौन करता है? इसको लिंकिंग गैंग करता है। गैंग किसका? यहाँ पर श्रमिकों का एक गैंग होता है, उसे हम लिंकिंग गैंग कहते हैं। तो रेलों को स्लीपर पर जोड़ने के जो काम होते हैं उन्हें लिंकिंग गैंग करता है। सर्वप्रथम हम रेल के मध्य में खुंटियों में डोरी बांधकर स्लीपरों को बिछाया जाता है। पहले हम स्लीपर बिछाएंगे इनके बीच में। क्या करेंगे? यहाँ पर स्लीपर बिछा दिया, यहाँ पर स्लीपर, इनके बीच में बेटा स्लीपर बिछा देते हैं। ठीक है, अब स्लीपरों के ऊपर बियरिंग प्लेट रखेंगे, इनके ऊपर बियरिंग प्लेट रखी जाती है, और बियरिंग प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे? रेलों को निर्धारित गेज में रख देते हैं। और रेल जब रख दी तो इनको फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट की सहायता से रेलों को जोड़ा जाता है। मतलब कहने का क्या है, पहले नीचे आपके स्लीपर होंगे, उसके ऊपर बियरिंग प्लेट होगी और उसके ऊपर आपने अपनी रेल्स को रख दिया। मेरी बात सभी को समझ आ रही है? इस तरह से क्लियर है ना बेटा? मतलब पहले आपका स्लीपर, फिर आ गई बियरिंग प्लेट, फिर आएंगी रेल, इस तरह बिछाएंगे इनको। ठीक है, और इन्हें जोड़ने के लिए बियरिंग प्लेट और फिश बोल्ट, उसका फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज कर लेंगे। तो ये हो गया इनको बिछाना और जोड़ना। कैसे बिछाएंगे समझ गए ना? पहले स्लीपर बिछाएंगे, उनके ऊपर बियरिंग प्लेट बिछाएंगे और उसके ऊपर से फिर आप अपनी रेल्स को बिछाएंगे। बिछाने के बाद इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इनको आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज कर लेंगे। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है इसमें आपका ट्रैक में गिट्टी भरना। अब ट्रैक में गिट्टी कैसे भरेंगे? तो देखिए, जहां पर हम सबसे पहले जब हमने सब ग्रेड तैयार किया था
तो सब ग्रेड तैयार करते समय कभी भी हम गिट्टी नहीं भरते, गिट्टी को हमेशा स्लीपर बिछाने के बाद ही भरेंगे, ठीक है। तो भराव वाली सब ग्रेड में गिट्टी का प्रयोग धंसने के कारण पहले नहीं किया जाता, ताकि गिट्टी धंस ना जाए। तो सब ग्रेड में हम गिट्टी का यूज नहीं करेंगे, सब ग्रेड में तो केवल मिट्टी की फिलिंग कर देते हैं। कब करेंगे? गिट्टी का प्रयोग रेलों को बिछाने के बाद स्लीपरों के नीचे पैकिंग गैंग करता है बेटा, ठीक है। जब हमें रेलों को जोड़ना हो तो लिंकिंग गैंग होता है, वो जोड़ने का काम करेगा। गिट्टी भरने का काम पैकिंग गैंग करता है। अब जब गिट्टी भर गई, सब हो गया तैयार पूरा, ठीक है। क्या क्या तैयार हो गया? बिल्कुल हेडिंग रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने सब ग्रेड बना लिया, सब ग्रेड बना के फिर आपने सामग्री जो चाहिए वो भंडारण कर लिया। भंडारण किसमें करते हैं हम? तो हम मटेरियल डिपो की स्थापना करते हैं, उनमें भंडारण कर लेते हैं। डिपो से सामान बाहर निकालने से पहले प्रारंभिक संक्रियाएं जो होती है उन्हें निपटा लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सामान हमने इसमें से निकाला तो इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, पटरी सामग्री को वहन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। वहन करने के बाद हमें अब काम शुरू करना है। हम क्या करेंगे? पहले रेलों को बिछाएंगे और जोड़ेंगे। इस काम को करता है लिंकिंग गैंग। रेल को बिछा लिया, जोड़ लिया, यानी स्लीपर वगैरह सब बिछा दिए। अब गिट्टी भरेंगे आप। गिट्टी भरने के बाद आपका ट्रैक तैयार हो गया। अब इस ट्रैक को खोलेंगे, आप चला के देखेंगे गाड़ी इसके ऊपर। तो ट्रेनों के लिए ट्रैक खोलना, जब आप ट्रेन के लिए ट्रैक खोलेंगे तो एक बार में ही आप पैसेंजर गाड़ी लेकर नहीं चल देंगे, उससे पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे। खाली एक सिंगल डिब्बा ले जाएंगे या खाली गाड़ी इसके ऊपर चला के देखेंगे कि पटरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दुर्घटना होगी तो सिर्फ माल की दुर्घटना होगी, जान की नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे? पटरी का संरेखण, रेल तल जोड़, स्लीपर बंधक, टर्न आउट इत्यादि की जांच के बाद नए ट्रैक पर नियंत्रित गति पर पहले खाली सवारी मालगाड़ी का ट्रायल लिया जाता है। यानी या तो खाली सवारी वाली गाड़ी या खाली मालगाड़ी का हम ट्रायल लेते हैं। अगर पटरी सुरक्षित पाई जाती है तो उसके बाद हम तेज गति की जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं इनको निकलने दिया जाता है। पहले ट्रायल कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं ट्रेनों के लिए ट्रैक खोलना। क्लियर हो गया? बस यही सारे पॉइंट थे आपको। उम्मीद है आपको रेलवे ट्रैक बिछाना और पूरी तरह तैयार करना समझ में आया होगा। इनको एक बार और पढ़िएगा, हेडिंग्स लिख के याद कीजिएगा, अंदर की डिटेल पढ़ करके, तो कम टाइम में तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का जो बी है ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। मैंने ये पिछला पेपर जो आपको कराया था 2022 वाला, उसमें भी था ये क्वेश्चन। एक पुल के विभिन्न भागों का उल्लेख करें एवं गर्डर पुल का सचित्र वर्णन करें। तो गर्डर पुल तो आपका पिछले पेपर में नहीं था, तो इसे तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। बाकी जो पुल के विभिन्न भाग होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि यहाँ पर ये नदी है, ये वाले नदी में पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला तल है नदी का, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाली तली, ये वाला नदी का तल है। तो हम क्या करते हैं? नीचे नींव बनाते हैं। यहाँ पर हमने नींव तैयार कर लिया, ये फाउंडेशन, यहाँ ये फाउंडेशन तैयार किया। तो बीच में जो बने होते हैं ये आपके पियर्स होते हैं, पियर्स बीच वाले। एक पियर ये हो गया और दूसरा पियर ये हो गया, इन्हें पियर्स कहते हैं। और जो किनारे पर दो पियर, जो किनारे वाले बेटा पियर्स होते हैं, कॉलम होते हैं, इनको हम लोग एब्यूटमेंट कहते हैं। केवल दो होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये एब्यूटमेंट हो गए, ये बीच वाले पियर्स हो गए आपके। इधर आपकी विंग वॉल होती है, जो कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, पानी का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, तो पानी को इधर पुल के नीचे ही रखती है, इधर नहीं आने देती, ताकि इधर मिट्टी, यहाँ की मिट्टी ना कटाव ना हो जाए, मिट्टी में जो पहुंच मार गई ये खराब ना हो जाए, इसके लिए। तो सारे पार्ट्स मैंने आपको ये पढ़ाए थे बेटा। एब्यूटमेंट क्या होता है कल पढ़ाया था, पियर्स पढ़ाए थे आपको, ठीक है। डेक स्लैब आपको पढ़ा रखा है, इसके बाद विंग वॉल आपको पढ़ा रखा है, ब्रिज अप्रोच पढ़ा रखा है, फाउंडेशन, ये सब के सब पार्ट्स मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाए थे। तो पिछले लेक्चर में ये पढ़ा रखा है, इसलिए अब इसको दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर रहे, टाइम बहुत कम है, ठीक है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ये कल के लेक्चर में आप सबने पढ़ा होगा, फिर भी आप एक बार और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं इसको। आपको गर्डर पुल नहीं पढ़ाया था, उसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। गर्डर ब्रिज जो होता है इसको पढ़ लीजिए। तो गर्डर ब्रिज का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो ये गर्डर जो होते हैं आपके स्टील के होते हैं, ठीक है, स्टील के होते हैं। और कई बार तो हम केवल सिंगल गर्डर यूज कर लेते हैं। गर्डर आई गर्डर है, ये वाला आई सेक्शन में,
ऊपर वाला पोर्शन ये फ्लैंज होता है, ये वाला फ्लैंज, ये नीचे फ्लैंज, बीच वाला वेब होता है, इतना सब जानते हैं, ठीक है। ये सिंगल आई सेक्शन का गर्डर है, ये वाला आई सेक्शन का गर्डर है, उसके साथ में आपने प्लेट लगा रखी है, एक प्लेट यहाँ लगा दी आपने और एक प्लेट नीचे लगा दी, ये वाली, तो इसको प्लेट गर्डर कहते हैं। ये वाला क्या बेटा, ये प्लेट गर्डर हो गया, ठीक है। और यहां पर जब दो गर्डर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, एक गर्डर ये हो गया और दूसरा गर्डर ये हो गया, ठीक है। ये बेटा गर्डर हो गए आपके दो गर्डर, जिन्हें यहाँ प्लेट लिखा गया है ना, एक्चुअल में ये दो गर्डर्स होते हैं। उन दोनों गर्डर्स को एक साथ मिला करके जो आपका गर्डर बनेगा उसको ब्यूल्ट अप गर्डर कहेंगे। कौन सा, ब्यूल्ट अप, ये ब्यूल्ट अप हो गया, यानी दो को एक साथ मिला दिया, इसको ब्यूल्ट अप गर्डर कहते हैं। इसको बॉक्स जैसा बन जाता है, बॉक्स गर्डर भी कह देते हैं या ब्यूल्ट अप गर्डर भी कह देते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये पुल इस्पातीय गर्डरों से बनाए जाते हैं। जो गर्डर ब्रिज होते हैं स्टील के होते हैं, ठीक है। पुल के लिए एकल, एकल मतलब सिंगल, ये वाला दिख रहा है आपको, या फिर ब्यूल्ट अप गर्डर, ब्यूल्ट अप मतलब एक से ज्यादा गर्डर एक साथ जोड़ दिए, ब्यूल्ट अप हो गया ये, ठीक है। इनका यूज किया जाता है। गर्डर पुल जो होते हैं वो 7.5 मीटर से लेके और 30 मीटर स्पैन के होते हैं। इनका जो पार्ट रहता है, स्पैन होता है, दो पियर्स के बीच की दूरी, वो 7.5 मीटर से और 30 मीटर तक होती है। गर्डर पुल रेल मार्ग के लिए अधिक अपनाए जाते हैं, ठीक है। गर्डरों के ऊपर रेल पटरी बिछाई जाती है। जो गर्डर पुल होते हैं ये रेल मार्ग के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। गर्डर पुल के ऊपर ना हम पटरी बिछा देते हैं, उस पर ट्रेन निकल जाती है, ठीक है। एकल एवं संगठित गर्डर चित्र में दिखाए गए हैं। ये सिंगल गर्डर है, ये भी सिंगल गर्डर है विद प्लेट, इसको प्लेट गर्डर कहते हैं। और ये ब्यूल्ट अप गर्डर है, ठीक है। ब्यूल्ट अप मतलब जिसमें दो गर्डर एक साथ यूज कर लिए हैं, इसको बॉक्स गर्डर भी कहते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपका गर्डर ब्रिज हो गया। बाकी ब्रिज के जितने पार्ट्स थे, एब्यूटमेंट हो गया आपका, पियर हो गया, बिंग बॉल हो गया, फाउंडेशन हो गया, अप्रोच मार्ग जो था वो हो गया, ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कराई थी। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, तो ये सभी पार्ट्स आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, जितने पार्ट्स ये थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक पुल के स्थल चयन हेतु ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। अगर आपको पुल के लिए कोई जगह का चयन करना है, कौन सी जगह पुल बनाना उचित रहेगा, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये बात इसमें लिखनी है। तो बहुत सिंपल थ्योरी है इसकी, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, 10-12 पॉइंट, इनको याद करेंगे, ठीक है। तो नदी, नाले, नहर, खाई आदि पर पुल का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहली बात क्या है, पुल के लिए उपलब्ध धन, हमारे पास कितनी मनी है, ठीक है। धन के हिसाब से पहले एस्टीमेट निकालेंगे ना, कितना खर्च आ रहा है पुल बनाने में, तो पहली इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, निर्माण सामग्री का उपलब्ध होना, पुल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध है हमारे पास या नहीं, ठीक है, उसकी उपलब्धता का ध्यान रखना है। अगला, कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धि, जो श्रमिक होते हैं वो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड है, यानी कुशल हैं या अकुशल हैं, कैसे श्रमिक हमारे पास उपलब्ध हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे, पुल निर्माण के लिए उपलब्ध समय कितना है हमारे पास पुल बनाने के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यातायात का प्रकार, यानी इस पे वाहन किस तरह का जाएगा पुल के ऊपर, वाहन, रेलगाड़ी, पैदल आदि, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। पुल पर पड़ने वाले भार का ध्यान रखेंगे, कितना भार इसके ऊपर आएगा, ठीक है। पुल स्थल पर नदी की जो मृदा है उसका प्रकार, निघर्षण, भार धारण क्षमता, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। नदी तल, उच्च बाढ़, नदी की चौड़ाई, गहराई, निस्सरण, वेग इत्यादि का ध्यान रखेंगे। मतलब नदी का जो नीचे का तल है वो किस तरह का है, वहां पर बाढ़ का लेवल क्या है, नदी की चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, कितना डिस्चार्ज वहां से होता है पानी, और पानी का वेग क्या रहता है, ठीक है। पुल का पाटन ध्यान में रखेंगे, पुल का पाटन किस तरह का करना है, ठीक। नदी में नौ संचालन आदि होता हो, नौ संचालन मतलब नाव वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, निर्माण काल में उपलब्ध सुविधाएं देखेंगे, और
पुल स्थल तक पहुंच तथा स्थल आकृति देखेंगे किस तरह की है। तो ये सारी बातें हैं जो पुल के चयन के लिए जरूरी हैं, इनको एक बार और पढ़ना अच्छे से। कुछ चीजें तो आपको सुन के याद हो गई होंगी कि अगर हम पुल के लिए जगह का चयन कर रहे हैं या पुल बना रहे हैं एक तरह से, तो उसके लिए माइंड में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। हमारे पास कितना धन उपलब्ध है, कितना समय उपलब्ध है, श्रमिक कैसे हैं, कुशल हैं या अकुशल हैं, जो नदी के ऊपर पुल बनाएंगे उस नदी में कितना डिस्चार्ज होता है, उसका वेग कितना है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, इनको एक बार सही से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। क्लियर हुआ सभी को ये आंसर बच्चे? बहुत अच्छे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तंभ और अंत्याधार में अंतर। बेटा एब्यूटमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एब्यूटमेंट किसी भी पुल के नीचे जो कॉलम बने होते हैं तो किनारे वाले दोनों कॉलम एब्यूटमेंट होते हैं, बीच वाले जितने कॉलम्स होते हैं वो सभी पियर्स होते हैं। ये पढ़ा रखा है आप सबको, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। एब्यूटमेंट के काम क्या होते हैं, पुल के दोनों सिरे पर बनाए गए आलंब को हम अंत प्लस आधार नहीं अंत्याधार ये लिखना आप, अंत्याधार अर्थात अंत प्लस आधार मतलब अंत्याधार कहते हैं, जबकि पुल के मध्य भाग में दिए गए आलंबों को हम पियर कहते हैं। दोनों ही पुल पर क्या करते हैं बेटा, पुल पर पड़ने वाले चल और अचल भार को नीचे नींव पर ट्रांसफर करते हैं, परंतु इनके भार वहन में अंतर है। नदी की चौड़ाई के अनुसार पुल के कई पार्ट हो सकते हैं और उसी के अनुसार पियर्स की संख्या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, परंतु प्रत्येक पुल में केवल दो ही एब्यूटमेंट होते हैं। एब्यूटमेंट के काम नीचे यहाँ दिखा रखे क्या क्या काम है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम में देख लीजिए, बीच वाले सभी पियर्स होते हैं, ये पियर है, ये पियर है, और किनारे वाला ये भी एब्यूटमेंट है और ये भी एब्यूटमेंट है। क्लियर है सभी को ये चीज? बहुत अच्छे। चलिए, बाकी पियर के बारे में भी आपको पता ही है, पियर क्या होता है ये पढ़ा दिया, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये पिछला वाला लेक्चर जो था वहां पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी को सेम टू सेम यहाँ लिख सकते हैं, बाकी इसको अलग से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका 5वें का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है बेटा, इसमें सुरंग के बारे में पूछा है। सुरंग के अलाइनमेंट हेतु मुख्य विचारणीय बिंदु उल्लेखित करें। सुरंग का अलाइनमेंट कैसे करेंगे आप, किसी भी रोड पर आप सुरंग बना रहे हैं या किसी भी रेलवे ट्रैक पर आप सुरंग बना रहे हैं, उस सुरंग के लिए उसका अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इसकी बात कर लेते हैं। सुरंग का मितव्ययी संरेखण तय करना एक जटिल कार्य है। मितव्ययी मतलब सस्ता, कि अलाइनमेंट में बहुत खर्चा ना हो, ये बहुत कठिन काम है। सर्वेक्षण एवं संरेखण में छोटी त्रुटि भूल से सुरंग जो है पाताल में जाकर भटक सकती है। अगर थोड़ी बहुत भी हमने गलती कर दी ना तो सुरंग जो है पाताल में पहुंच जाएगी। ठीक है, सुरंग का संरेखण निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है सुरंग बनाते समय? पहली बात है, सुरंग जहां तक मुमकिन हो बिल्कुल सीधी बनाई जानी चाहिए। बेटा बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ना है आपको। 2-3 बार केवल स्टोरी की तरह भी पढ़ लेंगे तब भी आधे से ज्यादा पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में आप लिख पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो, इसलिए पूरा लेक्चर एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, चाहे जितना बोर हो रहे हो। इतना मानता हूं मैं, अगर आप खुद से इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे बैठ के कम से कम 3-4 घंटे ले लेंगे, लेकिन एक बार मैंने आपको 2 घंटे में पढ़ा दिया, दोबारा इसको डबल स्पीड में 1 घंटे में देखना और पेपर वाले दिन पीडीएफ एक बार रीड कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सुरंग जहां तक भी हमारा संभव हो कैसा रखना है, सीधा बनाना है। ठीक है, लंबी सुरंग के अलाइनमेंट पर उचित दूरी पर हमें सेफ्टें देनी चाहिए। ये प्राकृतिक संवातन का काम देती है। संवातन मतलब वेंटिलेशन, वेंटिलेशन समझते हैं, रोशनदान जिसे कहते हैं एक तरह से। तो अगर बहुत लंबी हमें सुरंग बनानी है तो बीच बीच में हमें संवातन भी लगा देने हैं। ठीक है, मतलब सेफ्टी लगा देने, उन संवातन का काम करेंगे ये। अब जो सब सॉइल होती है, नीचे की मिट्टी जो होती है, जल निकासी के लिए छोटी सुरंगों को एक तरफी अनुलंब ढाल देनी चाहिए। यहाँ दाल नहीं बेटा ढाल आएगा। ठीक है, ढाल देनी चाहिए। लंबी सुरंगों को मध्य या फिर सेप्ट से दोनों विपरीत सिरों की तरफ ढाल देनी चाहिए। इसको सही कर लेना। यह ढाल जो है बेटा कितनी रहती है, ये ढाल 1 यानी 1 in 400 400 में 1 की।
अगर 400 आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो एक वर्टिकल चलेंगे। यहां से लेके 1 in 600, 600 में एक हो सकती है। जो रेशियो रहेगा यहाँ कितना रहेगा, 400 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, या फिर 600 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरह का। ठीक है, सुरंग के उपगमों यानी अप्रोच, जहां पर सुरंग पे आप पहुंचेंगे ना, वहां की बात कर रहे हैं। सुरंग के अप्रोच को जहां तक संभव हो न्यूनतम ढाल देनी चाहिए। सुरंग में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ढाल देना चाहिए जहां पर आप प्रवेश करेंगे। तो सुरंग में प्रवेश और निकास जो है सरल रहते हैं। ठीक है, आगे, सुरंग में पर्याप्त प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट भी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं बहुत लंबी सुरंग है और पूरा अंधेरा ही चल रहा है, कोई गाड़ी उधर से आ रही है कोई इधर से जा रही है तो बीच में टकरा गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट बेटा ये हो गए आपके टनल अलाइनमेंट के लिए। बस ये 5 ही पॉइंट थे इसमें, ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं, याद हो जाएंगे। सुरंग का अलाइनमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, तो ये सारी बातें हैं। पहला पॉइंट तो था कि सुरंग बिल्कुल सीधी बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम लंबी सुरंग बना रहे हैं तो बीच में कहीं भी हम सेफ्टी देंगे ताकि वो वेंटिलेशन का काम करेंगी। सब सॉइल पे अगर जल निकासी की व्यवस्था करनी है तो हम छोटी सुरंगों को एक तरफ ढाल प्रोवाइड करके दे देंगे ताकि पानी वहां से निकलता रहे। ठीक है, और हम बीच में क्या करेंगे, सेफ्ट भी दोनों विपरीत सिरों पे भी ढाल दे देंगे। ढाल कितनी दी जाती है, 1 in 400 से 1 in 600 तक की। सुरंग के अप्रोच पर ढाल हमें कम से कम देनी चाहिए ताकि सुरंग में प्रवेश करने में और निकासी में आसानी रहे। सुरंग में पर्याप्त प्रकाश भी होना चाहिए और वेंटिलेशन भी होना चाहिए। क्लियर ना? चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है सुरंग की जल निकासी और संवातन पर टिप्पणी लिखें। तो जल कैसे निकालना है सुरंग से और वेंटिलेशन आप कैसे देते हैं इसकी बात करेंगे। तो हम सुरंग संवातन और इसकी आवश्यकता को पहले देख लेते हैं। निर्माण काल में तथा इसके पश्चात सुरंगों में शुद्ध और ताजा वायु का संचारण बनाए रखना सुरंग संवातन कहलाता है। जैसे हमारे घरों में रोशनदान होते हैं ना, ठीक है, या फिर अगर आप देखेंगे WC जो होते हैं आपके लेटरिन बाथरूम, उनमें छोटे से ऊपर विंडो जैसी बहुत छोटी सी लगाते हैं, उन्हें रोशनदान या वेंटिलेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, उससे एयर अंदर आती रहती है, थोड़ा बहुत प्रकाश भी बाहर का आता है। सेम हमें क्या करना होता है, अपने सुरंग में भी वेंटिलेशन दी जाती है ताकि सुरंगों में शुद्ध और ताजा वायु का संचारण बना रहे। इसी को हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं। सुरंग निर्माण में अनेक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कठोर धरती में छिद्र करना। ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप जमीन सीधी है आपको नीचे सुरंग बनानी है तो छिद्र तो करने ही पड़ेंगे। छिद्र मतलब उसकी ड्रिलिंग करना, उसमें विस्फोटन करना। बिना विस्फोटन के तो बहुत बड़ा छिद्र कर नहीं सकते आप। ठीक है, करदम यानी मक को बाहर ले जाना, सुरंग का अस्थिरीकरण यानी लाइनिंग इत्यादि। इन कार्यों के लिए सुरंग क्षेत्र से दूषित गैसों को बाहर निकालना, ताजा वायु भीतर लानी आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि सुरंग भूमि के अंदर बंद क्षेत्र पर बनाई जाती है। यानी हम अंदर एयर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हम अंदर, जैसे सुरंग मतलब गुफा बना रहे हैं अंदर से एक तरह से आप लोग, तो वहां पर एयर पहुंचना बहुत जरूरी है ना, वरना श्रमिकों को बहुत दिक्कत होगी। बनाई जाती है। यदि सुरंग का संवातन उत्तम नहीं है तो श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकते। कार्यरत सुरंगों में ट्रेनों या वाहनों से निकलने धुएं व गैसों से भी सुरंग प्रभावित होती है। अतः ऐसी स्थिति में सुरंगों में संपातन आवश्यक हो जाता है। तो हमें वेंटिलेशन क्यों देना चाहिए, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है। हम वेंटिलेशन क्यों देते हैं, क्यों रोशनदान जैसा यानी संवातन क्यों देते हैं, ताकि एक तो सुरंग के अंदर जो हमारी शुद्ध और ताजा वायु है वो प्रवेश कर सके, दूसरा उसके अंदर अगर कोई अशुद्ध गैस वगैरह है तो वो भी बाहर निकल सके। ठीक है, जो श्रमिक अंदर कार्य कर रहे हैं उनको सुविधा हो सके, इसके लिए भी संवातन दिया जाता है। ठीक, बहुत अच्छे। इसके बाद हम टनल वेंटिलेशन के थोड़े से उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या होता है इसका, चट्टान कटाई के लिए विस्फोटन अपनाने पर सुरंग में एकत्रित दूषित और जहरीली गैसों को बाहर निकालना, ये इसका मेन उद्देश्य है। जब हम चट्टान की कटाई करेंगे, विस्फोटक अपनाते हैं उसके लिए, तो सुरंग में जो दूषित और जहरीली गैसें भर जाती हैं इसको बाहर निकालना भी इसका उद्देश्य है।
दूसरा, श्रमिकों को निर्माण काल में शुद्ध और ताजा वायु प्रदान हो, यह भी वेंटिलेशन का उद्देश्य होता है। अगला, खुदाई, विस्फोटन और करदम ढुलाई के कारण उत्तम धूलि को हटाना, धूल वगैरह उसके अंदर चलेगी तो वो भी वेंटिलेशन से बाहर निकल जाएगी। गहरी सुरंगों में उपयुक्त तापमान बनाए रखने के लिए भी वेंटिलेशन जरूरी है। अब सुरंगों से जल कैसे निकालते हैं? तो सुरंगों से जल या तो पंपिंग द्वारा निकाल दीजिए या नालियां बना के निकाल दीजिए। तो सुरंग को बाहरी पानी जो रिस करके या टपक करके मुक्त, यानी इनसे मुक्त रखना या सुरंग में घुसे पानी को बाहर निकालना सुरंग जल निकास कहलाता है। ठीक है, अब इस पानी को बाहर निकालेंगे कैसे? तो यहाँ ये मैंने कल भी पढ़ाया था, फिर पढ़ लीजिए आप। निर्माण काल में सुरंग में गीली ड्रिलिंग अपनाने से सुरंग परिधि से सीपेज या फिर कैपिलरी एक्शन के कारण पानी घुस आता है। सेवा काल में भी सुरंग छत या दीवारों से पानी टपकता रहता है जो भूमि की ऊपरी परतों से रिस कर आता है। अब सुरंग में पानी आने से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को परेशानी होती है और सुरंग उपस कर भी ठीक से काम नहीं करते। निर्मित सुरंगों में पानी टपकने से जो इन्वर्ट या फिर पेगमेंट होता है वो गीला हो जाता है। गीला, इसको गीला लिखिएगा, गीला बना रहता है। वाहनों की फिसलन होती है और यातायात परेशान होता है। अतः सुरंगों से फालतू पानी शीघ्र बाहर निकालना आवश्यक है। अब निकालते कैसे हैं पानी को? तो सुरंग से बाहरी पानी सतही नालियों द्वारा या फिर पंपन द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये तरीका है, या तो नालियां बना दो सतह पर या पंपिंग करके भी पानी को बाहर निकाला जा सकता है। शेफ्टों से सुरंग के अंदर गिरने वाले पानी यानी वर्षा जल वगैरह, इसको भी रोकना चाहिए। इसके लिए शेफ्ट पर उपयुक्त आवरण डाल दिया जाता है। शेफ्ट समझते हैं? सुरंग के ऊपर कोई छिद्र बना हुआ है तो उसके ऊपर आवरण बना दो ताकि पानी अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका खत्म। ये वाला पेपर इतना ही था, बस पूरा पेपर कंप्लीट हो गया बेटा आपका। और इसमें भी हमने बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। एक चीज सोचिए आप, हर एक पेपर में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 पार्ट हैं। तो हम इनमें से 2 करने होते हैं आपको, लेकिन हम तीनों पार्ट पूरे सॉल्व कर रहे हैं। तो एक पेपर में हम सिंगल पेपर में, एक पेपर में हम कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं? एक पेपर में हमारे 15 क्वेश्चन हो रहे हैं तैयार। कितने? 15 क्वेश्चन। कल के पेपर में 15 क्वेश्चन हमने किए थे, आज के पेपर में 15 क्वेश्चन किए। और ये ओरिजिनल पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनमें से आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट थे आपके। अब तक टोटल 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, जिसमें 2 पेपर पूरी तरह तैयार कर लिए। इनमें से कम 15 से 20 नंबर का पार्ट तो आपका जरूर रिपीट होगा, जरूर। अब इन पेपर के बाद, क्योंकि 2 ही पेपर हुए अभी तक आरबीटी के, इससे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। अब इसके बाद आगे हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे कल से। ठीक है, कल से क्या करेंगे बेटा? मॉडल पेपर। और इन मॉडल पेपर में जितने भी इन क्वेश्चन के अलावा बचे हुए टॉपिक्स है ना, वो सभी टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। और मॉडल पेपर हम कितने करेंगे? 3 मॉडल पेपर। तो ये टोटल 5 पेपर आपके हो जाएंगे, जो 5 लेक्चर मिल रहे हैं आपको। इन 5 के 5 लेक्चर को जरूर देख के जाएं आप एग्जाम में। एक बार सिंगल स्पीड में देख लीजिए, दोबारा डबल स्पीड में देखना, और एक बार पीडीएफ से और रिवाइज कर लेना। लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। वहां से आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।